आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर प्रकाश और मंदाकिनी आमटे। बाबा आमटे का पुत्र होने का प्रेशर, वो चाइल्डहुड कैसा था आपका? सोशल बाइकआउट किया था बाबा को, मतलब फैमिली ने किया बाइकआउट और सोशल भी था। कुष्ठ रोग के बारे में उस जमाने में इतने गलतफहमी थी लोगों में और उनकी सेवा करने गए, तो ये जो हमारा बचपन था वो काली आइसोलेशन में गया। ज्यादातर लोग गढ़चिरौली को जानते हैं नक्सल समस्या के संबंध में। ये तो जिम्मेदारी है सरकार की। यदि उसमें लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा, तो काय को फिर लोग हाथ में बंदूक लेंगे। ये जो कथित नक्सली हैं, हाँ, उनसे मुलाकात वगैरह होती है? मुलाकात ऐसे होने का वैसा कोई मौका नहीं है। दोनों तरफ से हमको तो बहुत बुरा लगता है। मोटिवेट करके उन्होंने नक्सलाइट किया, वो आदिवासी है। गवर्नमेंट ने उनको कॉम्बैट करने के लिए जो मोटिवेट किया तो वो भी आदिवासी है। हाँ। तो आपस में जब होता है इनकाउंटर तो दोनों तरफ से आदिवासी मरते हैं। जो एडोलेसेंस से एक पुरुष बनने की जो यात्रा है, उस टाइम पे आपके दिमाग में कैसे विचार रहते थे? तो नागपुर में भी हम लोग आइसोलेशन में थे, खादी के कपड़े पहनते थे। नागपुर वालों को खादी से गुस्सा था। कारण सर? कारण क्या, गांधी जी की रैगिंग में बोलते थे भी ये खादी पहन के आए तो कल उतार देंगे। जानवर की तकलीफ भी आप लोग देखते हैं। एनिमल आग का घना जंगल था, तो जो भी जानवर पंछी बिंछी मार के खाते थे, तो मैं बोला ठीक है आपको खाने के लिए अनाज देंगे। तो दैट इज द बिगिनिंग ऑफ आमटे द एनिमल आर। लेकिन आज भी तेंदुआ, भालू, भेड़िया पीछे खेत में घूमने आते खेले, तो ऐसे स्नेक बाइट की कैसे आती थी। और फिर हमने सोचा कि इनका एजुकेट करने के लिए मैं सांप पकड़ना सीखा वहाँ पे। एक बार काट लिया। अरे भाई, आपको जब पता लगा तो फिर आपने डांट नहीं लगा इनको? डांटने से कुछ फायदा नहीं होता। आप दोनों में से पहले किसने किससे बात की थी? बोल दो अभी भी सच सच। तो कुछ बता नहीं सकते, क्या मालूम क्या होगा। तो ये चप्पल चोरी हुई थी ना बाबा की, क्या नाम, वहाँ राष्ट्रपति भवन में? ये 60 के पहले की बात है, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी होंगे शायद तब। अच्छा। मुलाकात करके बाहर आए तो चप्पल गायब हो गई। तो बाबा ने फिर से अंदर जाके बोला कि बोले राष्ट्रपति भवन से यदि चप्पल चुराया जाता है तो देश कैसा सुरक्षित हो सकता है। केबीसी आप लोग दोनों गए थे ना? हाँ, तो ये एक अच्छा अनुभव रहा। तो मंदाकिनी ने बहुत अच्छे तुरंत जवाब दिए, काफी बड़ा खुश हो गया था मंदाकिनी के ऊपर। इन्हीं चीजों से सर प्रभावित होकर नाना आए थे आपके पास? जैसे नाना का रोल लिया तो काफी लोग नाराज हो गए, बोले नाना इतना एग्रेसिव है, बोले एंग्री यंग मैन, आपका रोल कैसे कर सकता है। मैंने बोला कि ही इज अ ग्रेट एक्टर। तो एक्टर बहुत बड़ा अच्छा है, तो उसने काफी अच्छा जस्टिस दिया। आपकी क्रांति का रेवेन्यू मॉडल क्या है? आप प्रयास करो, लोग जुड़ते जाते हैं। वॉलंटियर्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं। एक आ गया कोच, तो उसने लोगों को, बच्चों को मोटिवेट किया। तो 3 लड़के आपके खेलो इंडिया में हैं, तो ताकि क्या ना क्वालिफाई फॉर ओलंपिक। एक मॉडर्न मेडिसिन का संस्कार आपने हेबलकसा के थ्रू उस आदिवासी पट्टे को दिया। हम बोलेंगे ये दवाई आप खाना खाने के बाद खाओ, और हमको पता है कि उसको खाने के लिए उसके बाद अनाज नहीं है। मैंने बोला इनको अनाज कैसे उगाना चाहिए भी सिखाना चाहिए। और फिर एक्सप्लॉयटेशन, इतनी सारी ट्राइबल की योजनाएं, तो वहाँ तक पहुँची नहीं। अभी पहुँची नहीं, लेकिन पैसा तो खर्चा होता है, फिर कहाँ जाता है। गवर्नमेंट के पीछे जाना चाहिए कि ये काम हमारा करो करो करके 10 बार बोलेंगे तब तुम्हारा काम होगा। आदिवासी इतने सालों से ये जंगल में रहते हुए उनकी कोई परंपराएं होती है, उसमें हमने देखा कि कारण कुछ भी हो, उसमें बलात्कार नहीं होता। अच्छा। ये आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है। Brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. Candid Dusting Powder, redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। अब रहो अनस्टॉपेबल Candid Dusting Powder के साथ। साथ आए दो लोग कितनी दूर तक के साथ जा सकते हैं? मेडिकल कॉलेज के कॉरिडोर्स में शुरू हुआ प्यार जब कुछ रोगियों के बीच काम करने की रियलिटी से टकराता है, तब वो टिकता है क्या? शादी के तुरंत बाद जब दुर्गम जंगल में जाकर के रहने की बारी आती है, तब वो प्यार टिकता है क्या? और क्या टिकता है समाज सेवा नाम का भारी भरकम संकल्प? अगर आप ये चीज़ें जानना चाहते हैं, 50, 60, 70 सालों की ये यात्रा जानना चाहते हैं, तो आपको मिलना पड़ेगा डॉक्टर प्रकाश और मंदाकिनी आमटे से। आप दोनों गेस्ट इन द न्यूज़ रूम की इस ताज़ा किस्त में हमारे मेहमान हैं, हमारे बीच हैं। इट्स एन ऑनर सर टू हैव यू विद अस। सर, हम आप लोगों के काम के बारे में बात करना चाहते हैं, और इस बहुत लंबा मैंने इसलिए परिचय नहीं दिया क्योंकि नाम के साथ आमटे लगा हुआ है, और बाबा आमटे से लोग तुरंत याद निकालते हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बट सिंस आपकी, मतलब आपका काम इतना मुकम्मल इसलिए हो पाया क्योंकि उनका संस्कार था,
तो थोड़ा हम बाबा की यादों के बारे में बात करना चाहते हैं कि आपका बचपन कैसा था, लेकिन ज़्यादातर जो वीडियोस हमारे दोस्तों ने देखे हैं उसमें बाबा की यादें आप बताते हैं। हम चाहते हैं कि मैम आपने इनसे क्या सुना बाबा के बारे में, वो बताएं। पहला मौका बेटर हाफ को। बाबा के बारे में पहले तो मैंने सुना इनसे कि बाबा बहुत स्ट्रिक्ट है और जो भी काम करते हैं उसके बहुत लगन से काम करते हैं। दूसरा ये सुना कि ये लेकिन वो बहुत प्यार भी करते हैं सबसे, जो भी उनके इलमेट थे वहाँ उनको वो फादरली फिगर लगती थी। और बाबा यदि कोई पनिशमेंट भी देते थे तो भी वो पनिशमेंट होने के बाद भी उनके साथ में वैसे ही प्यार से रहते कि जैसे पिताजी के पास अपन साथ में रहते हैं। और बाबा भी वो भूल के फिर से उनसे अच्छे से बर्ताव करते थे, ये हमने इनसे सुना है। और बाद में तो बाबा का एक्चुअली परिचय हो गया और उनके साथ रहने का मौका भी मिला। बहुत भाग्यवान हूँ कि मैं बहुत साल तक उनके साथ हमको रहने का सौभाग्य मिला। हमारे शादी के बाद उनका देहांत हो गया, तब तक 25 साल के ऊपर हो गए थे बाबा थे हमारे साथ में। अच्छा मैम, मुझे बताइए कि जीएमसी में जब आपने पहली बार डॉक्टर साहब को देखा तो, और जब आपकी पहली मुलाकात और बातचीत एक नॉर्मल फील होने लगता है कि हाँ यार इस व्यक्ति से बात करके मुझे अच्छा लग रहा है, तब आपको पता था इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में? सिर्फ नाम पता था, बाबा आमटे के लड़का है करके। ये भी कोई किसी ने तो भी बताया, वो भी मालूम नहीं था क्योंकि पहचान ही नहीं थी। एक तो क्या है कि मैं सीनियर थी 1 साल, और हम लोग जब पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे तब मैंने एनेस्थेसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन करने का डिसाइड किया था, और इन्होंने सर्जरी में। तो सर्जरी में काम करते वक्त हमारी पहचान हो गई, एक ही टेबल पे दोनों काम करते थे, तब हमारी पहचान हो गई। जो हमारे सीनियर एनेस्थेटिस्ट थे उन्होंने मुझे पहचान करवा दी कि ये बाबा आमटे के सुपुत्र है। दोनों सुपुत्र अपने यहाँ ही काम कर रहे हैं, और एक बड़ा भाई इनका है विकास करके, वो भी वहीं काम कर रहा था, लेकिन वो मेडिसिन में था। उससे मेरा ज़्यादा परिचय नहीं था, लेकिन ये हम दोनों साथ में काम करते हैं क्योंकि सर्जरी का काम बिना एनेस्थेसिया के तो होता नहीं है। दोनों एक ही टेबल पे काम करते थे, तब बातचीत चलती रहती थी। पहले तो पेशेंट के बारे में ज़्यादा बातचीत चलती रहती, फिर बाहर आने के बाद थोड़ा सा जनरल नॉलेज, जनरल बातें चलती थी। तब थोड़ा सा पता चला आनंद के बारे में, बाबा आमटे के बारे में। बाकी पहले तो कुछ मालूम नहीं था। फिर धीरे धीरे पहचान का दोस्ती में बदली, दोस्ती के बाद फिर प्यार में बदला, और प्यार के बाद हम लोगों ने जब डिसाइड किया कि शादी करेंगे, तब तक ये इंफॉर्मेशन मेरे घर में तो नहीं, लेकिन इनके घर में जाके पहुंची, क्योंकि विकास भाई वहीं थे हमारे बड़े। तो उन्होंने जाके बाबा से बता दिया कि ये अब लड़का लड़की दोनों घूमते हैं, दोनों तो छोटा भाई है, तो वही तुम्हारी बदनामी हो जाएगी क्योंकि बाबा का नाम, तब तो बाबा को पद्मश्री मिला था। तो अच्छा नहीं लगता था लोगों को कि ये लड़की को लेके घूम रहा है करके। कहाँ आप लोग नागपुर में कहाँ घूमते थे? नागपुर में नहीं था असल में, ये नागपुर में तो हम दोनों ग्रेजुएट हुआ, तब तक तो कोई पहचान नहीं थी। सीनियर जूनियर है ना 1 साल, तो 200 लड़के एक गैस में रहते थे, तो कोई पहचान नहीं हुई। रैगिंग भी करते थे सीनियर, तो हम दूर ही रहते थे। जैसे सेवाग्राम में जब पोस्ट ग्रेजुएट नया कॉलेज निकाला था, तो वहाँ गांधी जी पे भी एक पेपर निकालना पड़ता है क्या, लेकिन वहाँ सुशीला नायर जी ने जो कॉलेज खोला था वहाँ पोस्ट खाली थी। तो हालांकि ऐसा हुआ कि हिस्ट्री थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। वहाँ क्यों गए हम? बाबा 70 में पिकनिक के लिए ये भामरागढ़ के जंगल में ले गए, क्योंकि हम दोनों MBBS का एग्ज़ाम दिया था, रिज़ल्ट का राह देख रहे थे। तो वहाँ जाने के बाद बहुत अच्छा लगा। बहुत घना जंगल, त्रिवेणी संगम, बहुत शुद्ध पानी, बिस्लेरी का है, कोई विदाउट पोल्यूशन, और मल्टी स्टार। ठंड बहुत थी तो अंगार लगा के सोए, तो बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन बाबा जैसे गांव में ले गए थे, तो बाबा की शायद मन में होता ही मनीषा की इनको ये भी लाइफ दिखाना है, लेकिन हमको सिर्फ पिकनिक बोला था। और जैसे पहले गांव में ले गए तो वो गांव के लोग डर के मारे घर से बाहर निकले। गाड़ी लेके गए थे,
और हमारे तन पे वस्त्र थे, स्वेटर थे और शाल भी थी। दिसंबर महीना बहुत ठंड थी और वो दिगंबर थे, जस्ट लॉइन क्लॉथ प्राइवेट पार्ट पहनने के लिए। तो ऐसे डरे हुए देख रहे थे जैसे जंगली जानवर आदमी को देख, तो अजीब लगा। मतलब कि इतना डर इनके मन में क्यों है, हमने तो कुछ किया नहीं। नज़दीक जाके कुछ बात करें पूछेंगे उनको तो वो सब जंगल भाग गए। तो ये और अजीब लगा, ये तो ठीक है। कुष्ठ रोगी के साथ में हमारा बचपन गया, तब भी मतलब उनका दुख तो बहुत बड़ा था हर एक का, घर से गांव से निकाल दिया था। और फिर दूसरे गांव में गए, फिर तीसरे गांव में गए, किसी से हम लोग बात नहीं कर पाए। फिर शाम तो हमारा वो जो त्रिवेणी संगम पे हमारा डेरा था, अंगार लगाए और बैठे सोच रहे थे दिन भर में क्या देखा जो ज़िंदगी में देखा नहीं था उसके पहले। किताबें पढ़ा था आदिवासी क्या करते हैं, कंद मूलों शिकार करके अपनी उपजीविका करते हैं, लेकिन ये जो डायरेक्ट हमारा जो इंटरेक्शन हुआ उसमें से बड़ा, तो ये एक मौका बाबा ने पकड़ लिया। बाबा बोले आप दोनों अभी डॉक्टर हो रहे, और तब तक मैं और विकास ने निर्णय लिया था कि बाबा का काम आगे बढ़ाएंगे, आनंदवन। हाँ, तो अब आप तो आनंदवन तो आ ही रहे, मेरी इच्छा है कि अपने भाई बहन है इनके लिए। 2 लड़के हैं तो दोनों को अलग अलग काम देता हूं। हमसे नहीं बोला, मैं करूँगा, बाबा आप आनंदवन संभालो, मैं इनके लिए कुछ करूँगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन इनको खेती सिखा सकता हूँ, वोकेशनल ट्रेनिंग, व्यवसाय। और तब इमीडिएटली मुझे बाबा का वो जो मकसद क्या था वो पता चला। मैंने विदाउट थिंकिंग बाबा बोले यदि आप ये काम शुरू करेंगे तो मैं आगे बढ़ाऊँगा। तो दैट वाज टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। डॉक्टर साहब जैसे ये हेमल कसा की मतलब शुरुआत कैसे होती है, उसकी कहानी है, हम जानना चाहते हैं कि उससे पहले का थोड़ा सा समय, ताकि लोगों को एक कॉन्टेक्स्ट मिले बाबा के बारे में। बाबा के मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम लोग जैसे मैंने कम से कम स्कूल में जब मैं था तब बाबा पे लेसन होता था कि बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों के बीच में काम करते हैं। फिर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता था कि बाबा पे ऐसे लिखो, ये सारी चीज़ें हमने की हैं। वो महापुरुष आपके घर में था, है ना, उनके साथ में उठना बैठना सोना, और पूरे वक्त तो ऐसा नहीं होता होगा कि मतलब वो जो एक ऑरा होता है एक महापुरुष का, उससे बाहर भी आपने बाबा को देखा होगा। तो वो व्यक्ति कैसा था, उस व्यक्ति से आपके संबंध कैसे थे, और क्या कोई परफॉर्मेंस प्रेशर, जैसे आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ पे 3 महापुरुष हुए, महात्मा गांधी का आश्रम सेवाग्राम में था, पवनार में विनोबा भावे का था, और फिर बाबा ने वरोरा में काम किया। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक तो वो उस एरिया से आने का प्रेशर, और दूसरा बाबा आमटे का पुत्र होने का प्रेशर, तो वो चाइल्डहुड कैसा था आपका? जैसे बाबा ने अपने पिताजी की जो इच्छा थी कि जमींदारी संभाले और वकालत करे, वो छोड़ के कुष्ठ रोगी का काम शुरू किया 1949 में। तब मेरी उम्र शायद 1 साल की होगी और विकास 1.5 साल का, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो और मदर नागपुर से, तो सोशल बाइकआउट किया था बाबा को, मतलब फैमिली ने किया बाइकआउट और सोशल भी था। कुष्ठ रोग के बारे में उस ज़माने में इतने गलतफहमियाँ थी लोगों में, और उनकी सेवा करने गए। तो जो आनंदवन जो जंगल था चंद्रपुर जिले में वरोरा के पास में, तो वहाँ हम दोनों भाई, माँ और पिताजी, बाबा और ताई कहते थे उनको, और सराउंडेड बाय कुष्ठ रोगी। तो ये जो हमारा बचपन था वो काफ़ी आइसोलेशन में गया। और बाबा ने जैसा देखा कि अपने को संस्था चलाना है, कि उनके मन में ठान ली थी कि अपना ये काम है, ये करना है। तो ये कुष्ठ रोगी तो कहीं कहीं से आए थे जो भीख मांगते थे मंदिर के सामने क्या, तो उनमें डिसिप्लिन लाना चाहिए। तो बाबा बड़े स्ट्रिक्ट थे उसमें, कोई उसने कुछ गड़बड़ी किया तो उसको पनिशमेंट तुरंत मिल जाती थी। लेकिन वो उस समय तक की थी कि उसका बाकी बाद में असर नहीं होता था। दूसरा एक था कि बाबा का एक प्रिंसिपल हमको बड़ा अच्छा लगा, वर्क फॉर द पीपल। सब लोग कहते लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, वर्क विद द पीपल। यदि बाबा को वहाँ गया, जंगल मिला है तो जंगल साफ़ करना है, तो सवेरे पहला लेबर बाबा जाएंगे, ये ना कुल्हाड़ी लेके आप, और एक कुआं खोदना है तो वहाँ बाबा पहले
6 बजे जाके खड़े हो जाएंगे, तो सब कुष्ठ रोगियों को पता चला कि बाबा काम पे ये लग गए, तो दौड़ते हुए आते थे। तो दिस इज़ वर्क विद द पीपल। ये बहुत बाबा ने मतलब एक फैमिली जैसा ये इंस्टीट्यूशन चलाया, और कुछ में से कुछ गड़बड़ किया तो उसको पनिशमेंट तो देते ही थे बाबा, क्योंकि उनको संस्था चलानी थी। और 3-4 नॉर्म्स उन्होंने रखे थे, वो जब हम बचपन से हम तो देख रहे थे। अच्छा, वो आप पे भी लागू होते थे? बिल्कुल, कि एक तो डिसिप्लिन होना चाहिए, दूसरा है पैसे है, जो सार्वजनिक संस्था है, लोग दान दे रहे हैं, मतलब ज़्यादा नहीं मिलता था लेकिन दान से चल रही थी, तो उसका विनियोग बिल्कुल योग्य रीति से होना चाहिए। उसमें कुछ गड़बड़ी आ गया तो आदमी को पनिशमेंट मिलती थी। और तीसरा एक है कि औरतों को इज्जत देना चाहिए, जैसे किसी ने वहाँ गड़बड़ कर दी तो उसको तुरंत वो 22 हाथ से उसको पनिशमेंट मिलती थी सबके सामने, मतलब। तो तब के ज़माने का था कि संस्था चलाना है तो उसमें कुछ मिनिमम डिसिप्लिन होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें बाबा बहुत, और बाकी उनको बड़े प्यार से खिलाते थे। बाकी तो प्यार तो अपने बच्चे जैसे करते थे सबके ऊपर। हम लोगों को म्यूनसिपलिटी में स्कूल में डाल दिया, हमारे टीचर थे 7वीं पास मराठी मीडियम में, उसके लिए कोई सोचा नहीं उन्होंने इनका आगे जाके क्या होगा। ये दोनों नागपुर के माँ बाप, जहाँ बड़ी बड़ी स्कूलें थी, उनके सब रिलेटिव्स के बच्चे या लगभग एक प्रिंस का जीवन था। हाँ, नेचुरली जमींदार के बेटे थे, और उनके भी दोस्त थे, वो भी बड़े बड़े थे, और उनके बेटे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। और बाबा के बेटे यहाँ म्यूनसिपलिटी स्कूल में 7वीं पास टीचर हमारे प्राइमरी टीचर थे। तो ये चीज़ आपको बचपन में थोड़ा समझने में टाइम लगता होगा ना, जब बच्चा, मैं उस प्रकाश की बात कर रहा हूँ कि हमको समझा ही नहीं। मतलब बाकी लोगों के बच्चे तो देखे बाबा किधर किधर जा रहे हैं। नहीं, हम बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं हमको मालूम नहीं था। अच्छा, अज्ञान में सुख है। हाँ। समझे ना, हमको समझ में नहीं रहा था कि भाई बाकी के लोग बच्चे कहाँ रहे। हमारे साथ भी बच्चे थे, वो वहाँ के फार्मर्स और लेबरर्स के बच्चे थे, तो उन्हीं के साथ जाके फिर हमारा एजुकेशन चल रहा था। और बाबा के पास ज़्यादा विजिटर्स भी नहीं आते थे तब, यानी आइसोलेशन बहुत ज़्यादा था। अच्छा सर, एक बताइए, आपने बताया कि समाज का बॉयकॉट मुझे बिल्कुल समझ में आया, लेकिन बाबा का परिवार एक संपन्न परिवार था, है ना, पैसे वाले लोग थे, और एक्सेस था एजुकेशन में, ब्राह्मण परिवार था, उन्होंने मतलब पढ़ाई लिखाई की कोई कमी नहीं थी। आपके परिवार के तरफ से आए हुए बॉयकॉट का क्या कारण था? नहीं, कुछ तो वही क्या जाए वहाँ संस्था में चले गए तो अपने को कंटेजियस डिजीज़ है ना, ऐसा लगा कि वहाँ जाके तो अपने को भी कुष्ठ रोग हो जाएगा, तो इसीलिए बाबा का मतलब तो आइसोलेशन ज़्यादा था वहाँ। फिर कुछ सालों के बाद में वर्धा नज़दीक था, गांधीयन थे वहाँ पे, हाँ, अन्ना साहब सहस्त्र बुद्धदेव वगैरह तब के, तो वो बाबा के संस्था देखने के लिए आते थे। यदुनाथ जी थत्ते पूना से आते थे, तो धीरे धीरे लोगों बाबा की संस्था का नाम लेने लगे कि कितना बड़ा काम कर रही है। कुष्ठ रोग के मतलब उस समय जो थे वो उसमें डिफॉर्मिटीज़ और इंजुरीज और मैगट्स गिरते थे, मतलब देखा नहीं जा सकता था, स्मेल आता था, मतलब वो जख्मों में कीड़े पड़ जाते थे, तो उसका ड्रेसिंग कराना ये बाबा की बड़े मतलब वो आनंद से करते थे, क्योंकि वो ड्रेसिंग करने में बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता था। तो इस तरह से बाकी लोगों को तो उसको डर लगता था, और बाबा उल्टा काम कर रहे, और अपना कर रहे तो ठीक है, तो अपने वाइफ और बच्चों को लेके चले गए वहाँ पे, उनके लाइफ से खेलने का उनको क्या अधिकार है, उसका भी उनका कहना था। हाँ, ये तो संसर्गजन्य रोग है ऐसा लोग मानते थे, तो इनको भी हो जाएगा तो फिर कौन जिम्मेदार। एनीवे, लेकिन हम लोग जंगल में घूमते थे बाबा के साथ में। बाबा मतलब वो जो बाबा निर्भय थे, उनको लगता कि अपने बच्चे भी निर्भय हो, तो हमको जंगल में जाके लेते थे। वहाँ जंगल में काफ़ी जानवर थे, सांप थे, ये थे, और कोशिश करते थे कि बच्चे भी निर्भय बने। तेंदुआ, लेपर्ड, हाँ, वो घर में आता था, मेरे जंगल में ही था घर, और जो कुत्ता था कंट्री डॉग, वो रात में उठा के ले गए थे। तो इतने मतलब जानवर आसपास घूमते थे। बाबा को तो पहले से वो खुद को निर्भय करते थे, तो उसका तो कोई थोड़ा सा असर हमारे ऊपर भी हो गया। ठीक है, तो फिर आप गढ़चिरौली ही चले गए। मैं उससे पहले बस एक चीज़ मैं अपना प्रश्न दोहरा देता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने देखा है कि महापुरुष
के लेवल तक के जो व्यक्ति चला जाता है, फिर देखने लगते हैं ना कि और लोग इस तरह के लोग एक और मैं ये मतलब सुधारण ये है कि सुधारना कि हम जब बच्चे थे तो बाबा महापुरुष नहीं बने थे। नहीं, वो यात्रा। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि जैसे जब बच्चा बड़ा होता चलता है तो उसको वो ये देखता है कि भाई मेरे से पहले की पीढ़ी ने, चाहे माता हो या पिता हो, अगर उनमें से कोई एक अचीवर है, जैसे आपके केस में आपके पिता हुए, तो उस पर एक परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाता है कि भाई अब तेरे को ध्यान रखना है इस विरासत का, आगे लेके जाना है। आप पे एक परफॉर्मेंस प्रेशर है, मतलब अमिताभ बच्चन के पुत्र को भी आप अमिताभ बच्चन देखना चाहते हो, आप उसे अभिषेक बनने ही नहीं देते हो। मतलब ये हमारे समाज का एक बड़ा दोष है। तो मैं वो चीज़ जानना चाहता हूँ कि उस चीज़ को आपने कैसे डील किया। मतलब ये तो है कि आपने कंटिन्यूटी रखी, दो बाबा ने लिया मैक्से से, आपने भी लिया, या आपको सम्मान दिया गया आप दोनों के काम को देखते हुए। लेकिन जब आप मतलब जो अडोलेसेंस से एक पुरुष बनने की जो यात्रा है, उस टाइम पे आपके दिमाग में कैसे विचार रहते थे? जैसे हम पे नागपुर मेडिकल कॉलेज गए, तब तक मालूम नहीं था आगे जाके क्या करना है। लेकिन एक बार डिसाइड किया कि बाबा के काम आगे बढ़ाना है, और ऐसा लगा कि आगे बढ़ाना है तो थोड़ा सा कुछ ज्ञान भी ले जाए। बाबा तो वकालत करते थे, उनको लिमिटेशन थी। तो मैं और विकास एक ही क्लास में थे, हम दोनों को इजीली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। तो नागपुर में भी हम लोग आइसोलेशन में थे, खादी के कपड़े पहनते थे। नागपुर वालों को खादी से गुस्सा था। कारण जो कारण क्या, गांधी जी की तो इसीलिए वो। अच्छा, नागपुर का जो धनाढ़ वर्ग था वो खादी से कट के रहता था, हट के रहता था। तो वहाँ भी हमको कोई ऐसा दोस्त नहीं मिले अच्छे। रैगिंग में बोलते थे भी ये खादी पहन के आया तो कल उतार देंगे। मतलब खादी के बारे में इतना गुस्सा था, ये हमने एक्सपीरियंस किया। एनीवे हमने उतारी तो नहीं, लेकिन तो टेम्पररी रहता है वो। लेकिन वहाँ भी आइसोलेशन, दूसरा कारण आइसोलेशन ये था कि बाबा के पास पैसा नहीं था जो हमारे ऊपर खर्चा करें। यहाँ ट्यूशन फी 250 रुपये थी, इसलिए हमारा एजुकेशन हो रहा था। हाँ, बाबा को कोरगांव का ट्रस्ट कोल्हापुर से पैसे आते थे, 200 रुपये महीना मनी ऑर्डर से, और ताई को भी आते थे दोनों से। तो उसके 400 रुपये में हम लोगों का मेडिकल का एजुकेशन आराम से हुआ। इसीलिए ज़्यादा कुछ हम कहीं कर नहीं पाए, या होटलिंग करें या कुछ पिक्चर देखने जाए या पार्टी को जाए। लेकिन एग्ज़ाम पास होते गए, और बस MBBS होने के बाद में बदल गई ज़िंदगी। एक और चीज़ जो सिंस आप लोगों ने अपने जीवन में सारे काम डॉक्टर साहब ने और ताई आपने साथ में किए हैं, मुझे बताया गया कि सारे पब्लिक अपीयरेंसेस में भी आप लोग साथ में जाते हैं, हेमलकसा में भी साथ में रहते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों में से पहले किसने किससे बात की थी? मतलब इतना तगड़ा बॉन्ड की शुरुआत कैसे हुई थी? बोल दो अभी भी सच सच। ऐसा कुछ बता नहीं सकते, क्या मालूम क्या होगा। तो उस समय इतना मतलब ऐसा बातें नहीं करते, आई लव यू करके बातें नहीं करते, लेकिन घूमना शुरू किया, बातें करने चालू करते थे। और वो सेवाग्राम आश्रम के पास में, मतलब गांधी जी के, वहाँ पे हमारा पोस्ट ग्रेजुएट चल रहा था। तो हाँ, वो हॉस्पिटल के नेक्स्ट मतलब ऑपोजिट ही आश्रम है। हाँ, तो वहाँ पे तो आश्रम में वहाँ घूमने जाते थे। तो बात आगे बढ़ गई। हाँ, आगे बढ़ गई ऐसे ही, मतलब किसी ने इनिशिएटिव लिया ऐसा, कोई दोनों में से बता नहीं सकते, जो साथ में चल रहे तब से ही। हेमलकसा। तो फिर हेमलकसा में गए, तो वहाँ पे इसके लिए पूरा टोटली डिफरेंट लाइफ था। नागपुर, इसके भी पिताजी और या ग्रैंडफादर भी जमींदार थे, पिता टीचर थे, माता टीचर थे। और वहाँ जाके देखो तो अपनी झोपड़ी बनाओ शादी के 1 साल बाद, और वो लाइफ। अच्छा, आपकी फैमिली को भी टाइम लगा होगा ना कि यार ये कैसे लोगों में पहले तो क्या हुआ कि शादी के लिए ना कर रहे थे, क्योंकि अपनी लड़की पढ़ी हुई थी, अच्छे घर की लड़की लेप्रोसी कॉलोनी में जाए, यही पसंद नहीं था किसको। क्योंकि लेप्रोसी के बारे में बहुत सारा लोगों के मन में बहुत घृणा थी एक तो, और दूसरा डर भी था कि कॉन्टेजियस डिसीज़ है, अपने लड़की वहाँ जाएगी तो वहाँ उनको हो जाएगा, ये मन में एक शंका थी उनके। तो इसलिए पहले नहीं बोले थे, तू क्या बोल रही है, बराबर नहीं है, सोचो अच्छे से,
एकदम हाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत सारा घर में चालू था। पर लेकिन मैंने जो डिसाइड किया था तो उन्होंने देखा कि ये लड़की कहीं सुनती नहीं है, तो फिर बोले तो मैंने उनको बोला कि आप एक बार आनंदवन जाके देखिए, बाबा से मिलिए। तो वो तैयार हो गए फिर कि मेरा पक्का डिसाइड किया हुआ है, अरे वो लड़की मानती नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, उन्होंने बाबा से, तब तो पत्र व्यवहार ही चलता था, तो पत्र व्यवहार किया और हम मिलना चाहते हैं। तब बाबा ने उनको बुला लिया, दोनों की वहाँ मुलाकात हो गई। उन्होंने आनंदवन देखा तो थोड़ा सा सारा माहौल देख के उनको लगा कि ठीक है, अच्छा है, इतना अपन समझते थे बुरा, उतना बुरा नहीं है आनंदवन। तब उन्होंने परमिशन दे दिया और फिर हमारी शादी हो गई। पहले तो यही था, बाद में बहुत हम जब आनंदवन थे तब थोड़ा फार उनको आना जाना होता था, लेकिन हम हेमल कथा गए तो उसके पहले मेरे पिताजी को पैरालिसिस का अटैक आ गया। अच्छा। तो वो 8 साल कोई आ नहीं सका। मदर भी उस घर उनके वजह से कहीं जा नहीं सकती थी। बहनों की तो शादी हो गई थी, वो अपने अपने घर में थी। और भाई थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम था उसका, तो वो भी नहीं आ सका। तो ये सब इसमें मेरे को 8 साल तो मेरे घर का कोई ही उधर हेमल कथा में आया नहीं। तो अपनी लड़की कैसी रहती, क्या रहती, झोपड़ी रहती, नहीं रहती, पता नहीं था, पता ही नहीं चला उनको। मतलब मैं ये सारी चीज़ें ना मैम और डॉक्टर साहब, मैं इसलिए भी पूछता चल रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है कि समाज से भी ना एक कोई दूसरे ग्रह से आने वाला जीव होता होगा, उसके जीवन में इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती होंगे कि कहाँ रहना है, फैमिली क्या सोच रही है। तो क्योंकि हमारी कल्पना एक बहुत दूसरी चीज़ रहती है कि एक मशीन की तरह होती होगी, वो सुबह उठा, झोला लिया, गया कैंप में। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक सांसारिक व्यक्ति ही आगे चल के, मतलब आपके जीवन का ये हिस्सा भी है, ये हिस्सा भी, ये हिस्सा, और तीनों को आपको मैनेज करना चलना। हेमल कैसा आप पहली बार गए, आपने बताया कि जब आपने देखा एक रात आप लोग रुके, कपड़े तक नहीं थे उन लोगों के तन पे, और उस मतलब एक ये तो दृश्य हुआ वहाँ का, तब का जीवन कैसा था सर गढ़चिरौली में? क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो इस बातचीत को देखेंगे, गढ़चिरौली उन लोगों ने या तो नक्सल अटैक में सुना है, या तो कोई उसी के बारे में ज़्यादा जानते हैं, उसके बारे में। तो जिस गढ़चिरौली को आपने देखा, वहाँ पे जीवन कैसा था और उसमें आपको किस तरह के परिवर्तन की आवश्यकता महसूस हुई कि आपका जीवन फिर वहाँ गया? चलो है तो बाबा ने तो वो निर्णय लिया, फिर ज़मीन मिली गवर्नमेंट ने, फिर अपना झोपड़ी बनाया, क्लिनिक्स झाड़ के नीचे शुरू किया, और सामने पेशेंट नहीं आते थे। कारण तो उनको मालूम ही नहीं कौन है, दवाखाना क्या है, अस्पताल क्या है, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। ये उनकी परंपरा अलग ही थी ना, सदियों से वो रहे वहाँ पे, तो उन्होंने डॉक्टर और अस्पताल कहाँ देखा। तो ये हमारे लिए ये बहुत बड़ा सहन करना, या आप लोग लगता हो कि हम इतनी पढ़ाई लिखाई पूरा करियर छोड़ के जंगल में आके बैठे हैं, जंगल में आए, तो ये आ नहीं रहे, ये नहीं आ रहे। तो फिर पेशेंस रखा। हमारे साथ में बाबा से प्रेरणा लेके आए थे और 4-5 जवान लोग भी थे, कि हमने सोचा कि इन लोगों ने क्यों विश्वास रखना चाहिए, इन्होंने कभी देखा ही नहीं है, डॉक्टर ने देखा, दवाई नहीं देखी, तो हम लोग उनकी भाषा सीखना चाहिए। मतलब वो भी एक सबसे बड़ा बैरियर था। माड़िया लैंग्वेज बड़ी अलग है मराठी हिंदी से, और वो बोली भाषा है, वो डायलेक्ट है, वाचिक परंपरा में है, कुछ रिटर्न टेक्स्ट रिटर्न तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ कुछ पनिशमेंट पोस्टिंग पे गवर्नमेंट अफसर थे लोअर लेवल के, मतलब वो भी मर्जी से नहीं है, तो पनिशमेंट पोस्टिंग 10 साल कौन जाने के लिए तैयार था वहाँ पे, लेकिन एक बार हो गया तो फॉरेस्ट के गार्ड रहना पड़ता था, या कॉन्ट्रैक्टर होते थे, या तल। तो वो उनको पता चला कि 2 डॉक्टर यहाँ झाड़ के नीचे उन्होंने क्लिनिक शुरू किया है, तो उनको भी बीमारी होती थी, उनकी फैमिली अपने घर में रहती थी अलग, तो वो साइकिल से आते थे कि मुझे जुकाम हुई, खांसी हुई, बुखार है। तो वो 4-5 साल रहते हुए तो वो गांव में रहे, तो उनको लैंग्वेज तो सीख गए थे वो, तो उससे इसने डिक्शनरी बनाई। अच्छा, नाम को क्या कहते हैं, गांव को क्या कहते हैं, एक भी वर्ड सिमिलर नहीं है ना मराठी से। बीमारी को क्या कहते हैं, बुखार को क्या कहते हैं, मतलब हर जगह से रेगुलरली देवनागरी लिपि में अपना वो डिक्शनरी बनाया, और वो थोड़ा सा साथ में ले जाके गांव में जाके उनके लैंग्वेज में बात करने की कोशिश शुरू की। और फिर उनकी परंपराएं क्या है, तो बीमार आदमी गिरा तो गांव में पुजारी कहते थे वहाँ पे, जो पारंपरिक डॉक्टर होता है ना, उसको पुजारी।
तो उसके पास ले जाते थे। उसके पास जड़ी बूटी बूटी थी, मंत्र तंत्र और बलि चढ़ाओ, और उससे यदि ठीक हो गया तो वो विश्वास उनका आगे बढ़ते था, तो इसीलिए वो चल रहा था। हमारे वो विज्ञान की दृष्टि से छोटी जो मोटी बीमारियाँ होती है तो सब बीमारियाँ अपनी प्रतिकार शक्ति इम्यूनिटी से ठीक हो जाती, लेकिन हालांकि यही उसके पास ले गया और उसने कुछ जड़ी बूटी दी या मंत्र, प्लेसिबो इफेक्ट हो तो गया उनको। साइकोलॉजिकली तो उसको लगेगा इसने कुछ किया इसलिए मैं ठीक होगा, तो वो परंपरा चलती रही। लेकिन उसमें भी जो सीरियस रहा, जिससे कोई उसके बाद किसी का भी असर नहीं हुआ, जड़ी बूटी का नहीं हुआ, मंत्र तंत्र नहीं, बलि का नहीं, नर बलि की भी प्रथा थी वहाँ पे। नरबली? हाँ, बच्चे को उठा के मारते थे या भगवान को खुश करने के लिए। मतलब जिस पीरियड में आप लोग गए, ये उससे पहले की बात है या तब भी? तब भी हमने था। हमने दो विटनेस नहीं किए, लेकिन 2 इंसिडेंसेस देखे हमने। मतलब किस सन की बात होगी मैम वो? ये 80 के पहले, 80 के पहले। हम 73 में गए वहाँ, 80 के पहले की बात है। 80 के पहले, उसके बाद में नहीं देखा। 2 केसेस मिली वैसे। एनीवे, तो उस सारी परंपरा या उनके जो विश्वास है, जिसको अंधविश्वास कहते हैं हम लोग, उससे बाहर कैसे लाए। तो फिर पता चला कि जो सीरियस पेशेंट है उसके प्रयास के बावजूद वो ठीक नहीं हो, तो वो बोलता है आप भगवान की मर्जी, इसको ले जाइए। तो जैसे वो पेशेंट वापस ले जाते थे, तो हर झोपड़ी के सामने एक मंडप होता है, क्योंकि अंगार वहाँ लगाते हैं, धुआं होता है, तो मंडप अंगार के पास वो हेल्पलेसली पड़ा रहता था। तो हम जैसे घूमते ही थे गाँव में जाके, तो हम पूछते थे ये क्यों यहाँ पड़ा है, तो बोले इसके पास ले गए थे, ये ऐसी बीमारी होगी, इसको पता नहीं, ठीक नहीं हुआ। अच्छा, वो उसको अलग कर देते थे, जो ठीक नहीं होने वाला उसको अलग करके? अलग नहीं तो बाहर उसको वो जितना जब खाना देते होंगे और वो जा, तो हमने बोला इसको आप हम इसमें एमएल कैसा लेके आते क्या हमने अच्छा, कि तुमने छोड़ दिया, अब हमको एक मौका दीजिए। हाँ। तो फिर सोच के आपस में सोच के देखा कि अभी तो अपना पुजारी बोलता है कि ये मरने वाला है, और ये बोलते हैं कोशिश करेंगे, तो कटिया पे डालो, कंधे पे डाल के उठा के ले आए। और वो हम दोनों को खुशी, पेशेंट आ गए, दूसरे तरफ टेंशन थी, डायग्नोसिस कैसा करे, इन्वेस्टिगेशन नहीं, लैंग्वेज का प्रॉब्लम। हाँ। तो डायग्नोसिस करे तो अंदाजा से करो, किताबें पढ़ो कि बेहोश गिरा है, हम समझो बेहोश गया, तो ये बेहोश करने के कई सारे कारण हैं। तो फिर हम दोनों थोड़ा सा विवाद करते थे आपस में, और फिर एक डायग्नोसिस में आ गए कि ये हो सकता है, तो उस मुताबिक उसको ट्रीटमेंट चालू किया। तो एक केस जो है मैं बताता हूँ कि वो जैसे लोगों में विश्वास आ गया, तो 30-40 किलोमीटर से उसको कंधे पे उठा गए। कंधे पे किसने उठा के लाया? गांव के जवान लड़कों ने। तो ये परंपरा क्या है गांव आदिवासियों की, सबको मदद करना। हाँ, तो ये परंपरा है, रिच कल्चर का भाग है वो। तो उसको आ गया, कंधा बदलते बदलते आगे रख दिया, जवान लड़का था, और बाकी चले गए, और बाकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर, अब आगे क्या करें। हमने फिर दोनों ने बहस करके डिसाइड किया कि इसको दिमाग का मलेरिया हो सकता है ना, सेरेब्रल मलेरिया जिसको कहते हैं। मतलब लक्षण देख के आप लक्षण देख के है करो, तो क्विनिन चलो, उसको ग्लूकोज लगाओ, और रात दिन हमारा सा एक वॉलंटियर उसके साथ बैठा रहता था। तो तीसरे दिन उसने आंखें खोली हैं और हाथ पाँव मूवमेंट चालू होगी, तो वो दौड़ते हुए आया, भाऊ बोले ये देखो ये रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो बड़ा खुशी हो गई हम लोगों की, हमारा डायग्नोसिस ठीक निकला। उसके बाद लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी ठीक है, और 5वें दिन तो बस उसमें थोड़ी ताकत आ गई। वो खटिया को अपने कंधे पे लेके चला गया 30 किलोमीटर। अच्छा, ये जो है कि इससे पब्लिसिटी हो गई। जो आदमी खटिया पे आया था, वो खटिया लेके हॉरिजॉन्टल आया था, वर्टिकल गया, है ना, और अपनी खटिया अपने कंधे पे लेके 3-4 गांव से वो गुजरते थे। तो फिर माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से बहुत दूर से लोग आने लगे, और सब तरह से लोग आने लगे। हम तो हालांकि ये एनेस्थेसिया किया इसने, मैं सर्जरी छोड़ के गया था, लेकिन वो डिलीवरी के लिए बेशक लाया। आपने सब कोशिश ख़त्म होने के बाद तो फिर डिलीवरी की किताबें लाई, वो फोर्सेस लाया, ये लाया। तो डिलीवरी को कोशिश करके हम नॉर्मल डिलीवरी करते थे। कभी गलती से यदि या बच्चा बड़ा का सर बड़ा हो, या ट्रांसफर भी कहते हैं, हाथ बाहर है जी, तो पुराने ज़माने में उस समय में उसको
बेबी को काट के निकालते थे, उसको डिस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं। क्या परिस्थिति रहती थी वो? डिस्ट्रक्टिव सर्जरी, हाँ। सर बड़ा है, सर बड़ा रहता था तो बाहर नहीं आ सकती थी बेबी, नहीं तो ट्रांसवर्स लाए रहा और हाथ बाहर आया गया, तो हेड से रहती, नहीं तो पैरों से रहती नॉर्मल डिलीवरी, लेकिन हाथ बाहर आ गया तो नहीं हो सकती वो नॉर्मल। तो पहले बहुत पहले आए तो वो ठीक कर सकते पोजीशन, लेकिन ये टाइम पे आते थे कि जब हाथ बाहर आ गया सब उनके मतलब एकदम एडवांस स्टेज पे हाँ, उनके सब तरीके ख़त्म हो गए कि बाद में लेके आते थे। तो बहुत बार तो बच्चा मरा हुआ ही रहता था अंदर, नहीं तो जिंदा रहा तो भी इम्पॉसिबल था, क्योंकि हम दोनों गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थे, सिजेरियन करने के लिए कुछ सामान भी नहीं था। और दूसरा ये था कि सिजेरियन क्या होता है ये भी उनको मालूम नहीं, और सिजेरियन के लिए बहुत बार ब्लड की सुविधा भी ज़रूरत थी। तो हम लोगों ने फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा है, एक तो क्या है कि हम यहाँ कर नहीं सकते हैं, कर सकते तो एक ही है कि हम बच्चे को के निकाल देंगे और तुम्हारी बाई जो है वो ठीक हो जाएगी, उसको दूसरा हो सकता है अगले टाइम। वो उनको समझा कठिन निर्णय रहता होगा हाँ, परिवार के लिए। तो लोगों ने ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो करे, ऐसा उन्होंने बता दिया। तो फिर हमारा टेंशन और बढ़ गया कि अभी हमने पहले कभी किया ही नहीं था, क्योंकि गायनिक में काम ही नहीं किया था दोनों ने। ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, ब्लाइंड। फिर हम लोगों ने बुक्स निकाले कैसा करना, वो सब पढ़ के एक दूसरे को समझा के, टॉर्च ला के, रात का टाइम था, टॉर्च ला के वो प्रोसीजर पूरा किया। बिजली नहीं? हाँ, बिजली तो नहीं, सवाल ही नहीं। कितने साल? 22 साल बिजली नहीं थी हमारे यहाँ। तो वो 22 साल आप लोगों ने अंधेरे में ऑपरेशन किए? हाँ, ये तो लालटेन होता है, हाँ, कंदील। और टॉर्चेस। एनीवे वो वैसे इस तरह से पेशेंट आते गए कि उनको तो मालूम नहीं है, स्पेशलिस्ट में डॉक्टर है, मतलब सभी के डॉक्टर हैं, है ना। वो कॉन्सेप्ट तो सिटी में होता है। फिर हड्डी टूट गई, वो तो वैसे भी मालनरिस्ट होते हैं, है ना, कमज़ोर हड्डी होती है, तो गिर गए, टूट गए। तो डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक्सरे मशीन नहीं है। तब तक हमको पता चला था कि इनका टॉलरेंस, पेन टॉलरेंस जिसको कहते हैं ना, सहन शक्ति बहुत ज़्यादा है। तो यदि जहाँ भी सूजन हो, वो बोलता है कि यहाँ दर्द हो रहा है, तो उसके ऊपर नीचे पकड़ के मैं हिलाता था। तो हड्डी टूटी होगी तो यू कैन फील द फ्रिक्शन, हड्डी पे हड्डी। तो उसको दर्द तो होता है, लेकिन डायग्नोसिस कंफर्म होता था। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसको बांधा, महीने 1.5 महीने में वो ठीक हो जाता था। ऐसे नहीं था, हर एक के लिए हमने कुछ ना किसी को ना कहा। दांत का दर्द हुआ, बहुत दर्द होता है दांत का, सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। एक सेट लेके गए, डेंटल एक्सट्रैक्शन सेट, तो उसका दांत निकाल दिया तो उसका दर्द परमानेंटली, 1-2 दांत गए तो कोई नुकसान नहीं होता 32 में से, तो लेकिन उसको रिलीफ मिलता था। तो जो भी केसेस आए उसको किसी को ना नहीं कहा, उसका रिलीफ कहेगा। इसका ये था कि हम कहीं भेज नहीं सकते थे और कोई स्पेशलिस्ट आने के लिए वहाँ तैयार नहीं था, तो क्या करेगा। एक आप लोग, जैसे आपने बताया कि 22 साल आप लोगों ने तो अंधेरे में किया और अभी भी चल रहा है। हाँ, अभी इलेक्ट्रिसिटी दिगंत वगैरह कर रहे हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो स्टेट है, मतलब हम नागपुर कैपिटल थी CPN बरार की, उससे बहुत दूर की हम बात नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद फिर महाराष्ट्र बनता है आंदोलन के बाद में, तो केंद्र हुआ, राज्य हुआ, इनका ध्यान क्या बिल्कुल ही नहीं था क्या? उनको कम से कम पता तो चला होगा कि 2 डॉक्टर जंगल में बैठे हैं। ये पता नहीं, आप तो अभी सिटी में रहते हैं, आप सारा मतलब इसके जानते हैं पॉलिटिकल हॉल। किसी का काम कराना होगा तो उसके लिए और बहुत नॉन लोग आंदोलन करना चाहिए, तभी लोगों का, गवर्नमेंट का ख्याल जाता है। गवर्नमेंट के पीछे जाना चाहिए कि ये काम हमारा करो करो करके 10 बार बोलेंगे तब तुम्हारा काम होगा। तो हम तो जाते ही नहीं थे कहीं, क्योंकि इतना दूर था, वहाँ से जाना तो एकदम बम्बई जाना है। नागपुर में भी कुछ मंत्रिमंडल सब ऊपर ही बस वो एक सेशन के लिए आते हैं और फिर वो 15 दिन का रहता है। तब तो पहले होता ही नहीं था, बाद में होने लगा वो। तो हाँ, तो बम्बई जाना इतना आसान नहीं था हमारे लिए, और आदत भी नहीं है कि किसी के पीछे पड़ो कि हमारा काम कर दो, हमारा काम कर दो। मतलब हम इंट्रोवर्ट है, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है दोनों लोग। जाके अपना काम करवा ले, बम्बई जाके मंत्रालय, मतलब वो दूर भी है और जाके काम भी नहीं हो सकता था, मतलब ये हमको नहीं, हमारे जैसे कमी है हमें ये। लेकिन अब देखिए कि बिजली आई कैसे, है ना, 22 साल के बाद कैसे आई। तो MSAB के चेयरमैन आए थे,
तो बेसिकली वहाँ आलापल्ली 70 किलोमीटर पे बिजली थी, वहाँ आए थे। वहाँ से अपने यहाँ एक एडिशनल जो अट्रैक्शन था, महाराष्ट्र का स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके अध्यक्ष आए आपके चेयरमैन पास। चेयरमैन आए थे। तो वो तभी भी मेरे पास लेपर्ड वगैरह थे, ऑर्फनेज तो वो फेमस हो गए थे। तो वो देखने के लिए आए, वहाँ तो वो अपना काम कर दिया, फिर बाद में देखने के लिए आए। तो चेयरमैन आया तो उसके साथ में बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स आ गए, चीफ इंजीनियर या सुपर इंजीनियर या सब होते, जो 10 गाड़ी आ गई। और मैंने उनको दिखाया लेपर्ड वगैरह के, बड़े खुश हो गए कि ये इतने सारे खूंखार जानवर इतने प्यार से कैसे रहते यहाँ पे। फिर स्कूल दिखाया, स्कूल भी अच्छी चल रही थी। और फिर अस्पताल की तरफ ले गए कि जो हमारे इंडोर पेशेंट झाड़ के नीचे सोए, अंगार के पास होते थे। और आखिर में मैं तब तक एक OT बनाई थी, ऑपरेशन थिएटर, कि जहाँ बिजली नहीं थी लेकिन असेप्टिक। तो फिर हम लोग क्या करते थे, हाथ के पंखे थे हमारे वॉलंटियर्स, वो पंखा चलाता था, एक आदमी और रुमाल लेके पसीना पोंछने के लिए, इस तरह से ऑपरेशन कर रहे थे। तो वहाँ ले जाने के बाद मैंने उनको बोला, मतलब ऑपरेशन के बीच में एक आदमी पंखा चलता था कि पसीना नहीं गिरना। हाँ, वो अपना हाथ का पंखा चलता था ना, बम्बू का बनाते थे, बाम्बू का बनाते थे, गोल गोल घुमाते थे। तो उनको उन्होंने बोला कि हम लोगों को आदत हो गई है बिजली ना होने की, कोई दिक्कत नहीं है, 45 डिग्री टेम्परेचर है, गर्मी नहीं होती है। यही हमको तो मालूम है, बिजली नहीं है तो गर्मी कैसी होगी। लेकिन ये जो अपनी पॉपुलेशन है, अपने भाई बहन है, करीबन 4 लाख होंगे वहाँ पे, बस्तर और अपने घर चूल्हे के आदिवासी, इनके लिए बिजली ना होने से ना एक्सरे मशीन है, ना लेबोरेटरी है, हाँ, या कुछ हम इक्विपमेंट ला सकते हैं, एनेस्थेसिया का मशीन है, ये वो कुछ भी नहीं। तो ही बिकेम सीरियस। तो उस बाहर आने के बाद उसने अपने सबऑर्डिनेट्स को बोला कि यहाँ बिजली आनी चाहिए। तो वो बोल रहे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इतना घना जंगल है, तो बोले सब संभव नहीं है। तो बोले मुझे कारण मत बताओ, आप जिगजैग लाओ, मैं मटेरियल ज़्यादा लगेगा, मतलब जैसे उसके बाजू से लाओ, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं, जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं। तो उसने डिसाइड किया तो बिजली आई। देखिए मतलब ब्यूरोक्रेट करना चाहे तो सब कर सकते हैं। तो बिजली आ गई। तो बिजली आने के बाद एक सेक्रेटरी आए हेल्थ के, वो वैसे यूजुअली कोई आता नहीं वहाँ पे, लेकिन वो आए थे और उन्होंने देखा है कि ये सब कब की बात कर रहे हैं सर? 95 73 95 22 साल। तो वो आए, तो उनको भी देखा, हेल्थ सेक्रेटरी थे, पेशेंट है क्या, फ्रैक्चर के पेशेंट है, ट्यूबरकुलोसिस है, माल न्यूट्रिशन, कि जिसको एक्सरे की ज़रूरत होती है ना। तो हर OT में ले गया, अस्पताल में ले गए। तो फिर उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब आपके पास एक्सरे मशीन नहीं, अब बिजली तो आ गई, मैं भेजूँ क्या? बहुत बड़ा, मतलब हमारी बड़ी सुविधा होगी हमारे लिए, डायग्नोसिस आसान हो जाएगा। बस आगे चले गए, हम लोग भूल गए। 4 महीने के बाद सीमेंस का मशीन अपने घर में आ गए, डिलीवरी चलाने। अच्छा, उन्होंने अपना वादा निभाया। मतलब देखिए, देखने के बाद क्या असर होता है। हमारी कोई डिमांड भी नहीं थी, वो डिमांड भी देखे नहीं गया हमसे। एप्लीकेशन होना चाहिए ना, वो भी नहीं लिया। जिनको करना है वो बराबर कर देते हैं पूरा काम। तो फिर ऐसी सुविधाएं, काफ़ी सारी गुडविल क्रिएट हुई। लेकिन काम करना हो, जैसे आप बोलते हो कि काम उन्होंने करना चाहिए, रास्ते होना चाहिए, बिजली आना चाहिए, या सुविधाएं आना चाहिए, अनलेस देयर इज़ अ प्रेशर फ्रॉम द एरिया, काम नहीं होता। इतनी सिस्टम बन गई है, सब ने एक्सेप्ट किया है। तो जैसे एक मॉडर्न मेडिसिन का संस्कार आपने हेबलकसा के थ्रू उस आदिवासी पट्टे को दिया, इसके अलावा और क्या ज़रूरतें लगी सर आपको उनके जीवन में? आप देखिए, अभी हम लोग पेशेंट को बोलते हैं पहले वो अंडर नरिश्ड है, और डॉक्टर साहब इसका कारण क्या होता है? क्योंकि हमने देखा कि मतलब जो ट्राइबल्स हैं उनकी फूड हैबिट्स हमसे अलग होती हैं, लेकिन जनरली वो लोग काफ़ी स्वस्थ रहते हैं। आप सोचो, सदियों से ये जंगल में रह रहे, तो कंदमूल है, शिकार है, कोसरी आपने बात किया, कोसरी खाते थे। हाँ। और ऐसा हम जब गए तब तो ऑलमोस्ट साइलेंट फॉरेस्ट था, मतलब पंछी मार के खा गए थे। हाँ जी, सदियों से वही कर रहे हैं ना, दूसरा तो कुछ नहीं था। तो फिर माल न्यूट्रिशन आने लगा, जो भी उसमें से कुछ बचे वो देखिए आपने, वो अच्छे हालत अच्छी है, तो वो कितने मरे उसके पीछे आपको पता नहीं चलता है ना, रिकॉर्ड तो किसी का नहीं था। तो इसे पक्षी सारे वो खत्म कर दे, कुछ नहीं था, क्योंकि वो उनके फूड हैबिट में रहा होगा। हाँ, मतलब भूख हैबिट नहीं,
भूख भूख मिटाना है तो कुछ ना कुछ खाना चाहिए। टीटियों की चटनी खाए, चूहे खाए, कम्युनिटी हंटिंग में भालू को मार दिया, शेर को मार दिया, एनीथिंग दैट मूव्स मार के खा गए। इक्वली शेयर करते थे वो। पंचायत सिस्टम में उनका अच्छा है, सब साथ में मिल के खाना है। तो धीरे धीरे वो कम हो गया तो वो माल न्यूट्रिशन आ गए। फिर हम बोलेंगे ये दवाई आप खाना खाने के बाद खाओ, और हमको पता है कि उसको खाने के लिए उसके पास अनाज नहीं है। तो जैसे एक से बाद एक कैसी एक्टिविटी बढ़ गई। हमने बोला इनको अनाज कैसे उगाना चाहिए भी सिखाना चाहिए। हमारे वॉलंटियर्स सब साथ में थे कि सिर्फ दवाई से आदमी का विकास कैसा होगा, वो कुछ नहीं होगा। और फिर एक्सप्लॉयटेशन, वो भी हमने देखा नज़दीक से। इतनी सारी ट्राइबल की योजनाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग है और स्टेट गवर्नमेंट की है, अलग डिपार्टमेंट ही है। तो वहाँ तक पहुँची नहीं। अबे पहुँची नहीं, लेकिन पैसा तो खर्चा होता है, फिर कहाँ जाता। तो इनको शिक्षित करना चाहिए, उनके राइट्स के बारे में पता चलना चाहिए। एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि वहाँ के जो क्लस्टर ऑफिसर थे वो उनको काम के लिए बुलाते थे। ये बोले आप जंगल में रहते? हाँ जंगल में रहते हैं। जंगल का इस्तेमाल करते पूरा, मतलब कंद मूल है, अपनी झोपड़ी बनाते, शिकार करते। ये जंगल किसका है? ये सरकार का है। अरे आप फुकट में ले जाए, फुकट में ले जा रहे, तो आप इसके बदले में काम करो। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, लॉजिक। तो दिन भर उनसे काम करवाया और शाम को अंगूठा लेके उनको भगा देना। फिर तो स्कैम है। तो तब से चल रहा था। हाँ, तो फिर लोग वो तब तक विश्वास हो गया। भाऊ बहनी आए अपने पास, पीछे आए, तो भाऊ उनको बोले कि देखो हम इतने 8-8 दिन काम किया और एक पैसा नहीं हमको। तो हमको शौक लगा पहले तो वैसा, तो कि एक जो आदमी उसके तन पे वस्त्र नहीं है तो खाने के लिए पूरा आना, उसका हक का पैसा यदि आप खाते होंगे तो आपकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। कितना है ना, कैसी हिम्मत हो सकती है आपकी। तो फिर हम लोगों ने कंप्लेंट किया कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और कलेक्टर को कि इस आदमी ने इन लोगों के, उस ज़माने में 4-5 गांव के लोगों से 1 लाख रुपया खाया था। 1 लाख रुपए तब जमा गए 75 में। रोजी कितनी थी? 7 रुपया डेली वेजेस। मतलब कितने सारे लोगों का हाँ, जीवन कितना बर्बाद सारे किया लोगों का या। तो उसका सस्पेंड किया कि अपने यहाँ से कंप्लेंट गई थी, आने वाला सीख गया थोड़ा सा कि आप ऐसे किया तो अपनी भी नौकरी जा सकती है। तो पैसे देने लगा, लोग खुश हुए। तो हमने खुश हुए, हमने बोला कि अभी इन लोगों को शिक्षित करें। इन्होंने इसके लिए स्कूल किया आपने? हाँ, तो स्कूल किया। इनको एजुकेशन तो दे, फॉर्मल एजुकेशन इसलिए दे कि इसमें से कोई शिक्षित नहीं, इसलिए कोई नौकरी नहीं कर सकता, है ना। किसी भी नौकरी के लिए आपको बेसिक एजुकेशन होना, और ये सब बाहर वाले आके आपको रूल कर रहे। तो हमारे वॉलंटियर्स बड़े अच्छे थे सब। बोला कि हमने फॉर्मल एजुकेशन देंगे, फिर बाद में उनको खेती पढ़ाएंगे और हक के बारे में जानकारी देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे। और जानवर तब तक वो ऑर्फन एनिमल्स अपने पास आने लगे कि ये जानवर आपने इतने साल खाए, कितने अच्छे हैं, उनको भी जीने का हक है, अभी आपको खाना मिलता है। तो ये हंटिंग जो होता है ना, इंस्टिंक्ट, वो तो कम होने गया धीरे धीरे। तो ऐसे में से एक के बाद एक कैसा शुरू हुआ, विदाउट प्लानिंग, विदाउट फंडिंग, दोनों। थोड़ा टाइम लगा होगा, टाइम तो लगा। उनका तो संस्कार ही हंटर गैदरर का है। तो तो उस आदमी को समझाना कि नहीं, शिकार नहीं करना बड़ा मतलब वो उनके लिए बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है। हम लोगों ने देखा है कि जो नॉनवेज आदमी होता है, यदि कहीं अपने घर में अभी कुछ करना है पार्टी, तो बहुत ही बड़ी तैयारी करते हैं, पहले से एक्साइट हो जाते हैं। वो मतलब सलेवा आ जाता है। तो इन लोगों ने तो वही खाया था। हाँ। तो इधर हम लोग वेजिटेरियन खाना उनको खिला रहे, और इनको साथ में जानवरों का प्यार, जाके आप जाको उनको खिलाओ, आपके दौड़ के आते हैं वो हिरन विरन, तब तो उनके डेरे नहीं थे वो। तो ऐसा ग्रेजुअली वो जो इनका इंस्टिंक्ट है वो कम करने का कोशिश किया। तो उस तरह से फिर वहाँ पे स्कूल आया। हाँ, स्कूल आ गया। फिर वो उसको रिकॉग्निशन नहीं था, वो सब मतलब उसको पीछे नहीं पड़ता। स्कूल के लिए भी लोगों का विरोधी था। क्या कर रहे हैं हम, हमारे बच्चे लेके जाके क्या करेंगे, इनको पढ़ाएंगे, ये क्या करेंगे पढ़ के। तो अच्छा तो वहाँ खाने को कहाँ से मिलेगा उनको। तो हम लोगों ने बोला कि हम उनको खाना देंगे, पढ़ाई भी कराएंगे उनसे। तो बोले कि पढ़ाई का फ़ायदा क्या है। तो हम लोगों ने बोला अब थोड़े दिन देखो तो क्या होता है, फ़ायदा तो होता है, नहीं होता है तो ठीक है। हमारे बच्चे जंगल में जाएंगे, उनको
सांप काट सकता है, बीच बीच में नदियाँ है, नदियाँ में बहे तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो हम लोगों ने बोला कि हम रिस्पॉन्सिबल है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, तो कुछ होगा नहीं है, हम यहाँ बच्चों का अच्छा ख्याल रखेंगे। तो बड़ी मुश्किल से 25 बच्चे तैयार हो गए आने के लिए। तो वो 25 बच्चे जो पहली बार आए तो उन्होंने पहले 10-12 तो उसमें से भाग गए। पहली छुट्टी जो लगी तो भाग गए कि उनको अच्छा नहीं लगा। ये दिन भर घूमते थे जंगल में, जो भी पक्षी मिले, पंछी कुछ भी मिले तो मार के खा लेते थे। वो जो स्वतंत्र लाइफ था उसके ऊपर बंधन आ गया। स्कूल चालू हो गया तो इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना खाना है, इतने बजे पढ़ाई करना है। तो ये डिसिप्लिन लाइफ उनके लिए अलग ही बात थी। तो पहले जो 10-12 लड़के आए तो उसमें से भाग गए घर में, लेकिन जो 10-15 रहे तो उनको अच्छा लगा, ये कुछ तो भी अलग है, ऐसा पता चला उनको। और उनको बहुत अच्छा लगा कि ये पढ़ाई है तो अपने को बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलता है कि जो अपने घर में किसी को नहीं है। तो उनको अच्छा लगा। और उन्होंने अगले साल क्या हो गया कि उन्होंने अपने भाई बहन उनको स्कूल में लेके आए, आजू बाजू के गाँव के लड़के। ऐसे करते करते दूसरे साल में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हमारे स्कूल के टीचर्स और ये बच्चे साथ में घूमे और अगले साल 30 लड़के और आए। ऐसा करते करते 2-3 साल के बाद बिल्कुल हमें बाहर जाना नहीं पड़ा। बच्चों के फादर ही उनको लेके आने लगे कि अच्छा दिखता है, अच्छा खाना पीना खिलाते हैं और कुछ तो अच्छा पढ़ाते हैं। तो हर एक उसको ऐसे लगने लगा कि अपने बच्चों को यहाँ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो स्कूल में बच्चे आने लगे, लेकिन हमारी एक लिमिटेशन थी कि हम लोग 50 बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एक स्कूल में एक क्लास में लेते थे। धीरे धीरे स्कूल भी बढ़ता गया, उसका खर्चा भी बढ़ता गया, लेकिन ग्रांट नहीं मिली। क्योंकि हमने ग्रांट के लिए एक एप्लीकेशन डाल दिया और हम बोले कि आ जाएगा, अपने को कुछ तो भी मान्यता आ जाएगी। तो हम राह देखते रहे। ऐसे ही 10 साल निकल गए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि 7th के बाद क्लास नहीं लेंगे हम आगे के। हाँ, क्योंकि बोर्ड की एग्ज़ाम रहती है और पढ़ाने के लिए भी कोई आने के लिए तैयार नहीं था, तो ज़्यादा पढ़ा लिखा। तो हम लोगों ने डिसाइड किया 7th स्टैंडर्ड तक ही रखेंगे, बाद में देखा जाएगा। तो एक दिन क्या हुआ, ऐसे कोई कोई आते रहते। एक दिन क्या हुआ कि हेलीकॉप्टर से अपने श्रीकांत जिचकार करके एक मंत्री थे। हाँ, तो उनको पता चला कि यहाँ ये है करके एरिया अच्छा है और यहाँ इनका आश्रम चलता है। तो वो हेलीकॉप्टर से आए और भमरागढ़ का गाँव, जो गाँव है नागपुर वाला जिचकार फैमिली है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो। politics हमारे कॉलेज का ही है वो स्टूडेंट, जूनियर थे बहुत। लेकिन वो वैसे आ गए और आने के बाद उनको पता चला कि इधर पास में अपना लोक बिरादरी प्रकल्प है। तो वो वहाँ से जीप लेके अपने प्रकल्प में आए। फिर उन्होंने सब दिखाया उनको पूरा प्रकल्प। देखने के बाद उन्होंने पूछा कि आपके स्कूल को ग्रांट मिलती है क्या? तो हमने बोला कि नहीं मिलती है। तो क्यों नहीं मिलती? मतलब हमें मालूम नहीं, हम लोगों ने एप्लीकेशन किया है, बाद में हम लोगों ने सोचा नहीं क्या करें उसके लिए। तो उनको बहुत बुरा लगा कि इतने 280 लड़के पढ़ते थे, इनके लिए ग्रांट नहीं है। तो बोले कि रिकॉग्निशन मतलब मैं जाके कोशिश करूँगा। तो हमने बोला कि ठीक है। ऐसे बहुत सारे बोलते करते नहीं, कोई पता नहीं, लेकिन उन्होंने सच में कोशिश की। और उसी साल शंकरराव चौहान करके जो मिनिस्टर थे, उनसे उन्होंने परमिशन लाई और फर्स्ट स्टैंडर्ड को हमारे रिकॉग्निशन मिल गया। फिर धीरे धीरे सेकंड से ऐसा करते करते अब 12th तक हमारे। आपने देखा कि जो विजिट करता है वो उसको कुछ तो भी लगता है कि कुछ तो भी करना चाहिए इनके लिए। ऐसे फिर धीरे हमसे थोड़ा सा देर लगी हमको, लेकिन काम बढ़ते ही गए। उसे मतलब बेसिकली आपने देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा हमारा बहुत कम था। है जो भी हम काम करने वाले जो हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, अपना नौकरी से रिज़ाइन करके यहाँ आए और यह एक कॉमन किचन करके अपने जो बाबा ने पहले से शुरू किया था, खाने के लिए कुछ भी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। दाल चावल मिलती थी शुरू में, तो दाल चावल है। हाँ, उसके पहले लॉजिक ये था कि अपने पास खाने के लिए दाल चावल पूरा है पेट भर, जिनके लिए काम करने के लिए आए उनके पास दाल भी नहीं चावल भी नहीं। कुछ शिकार मिली तो उनका पेट भरेगा, नहीं मिलेगा तो भूखे रहेंगे। तो ये कंप्लेंट किसी लिए करे, इस तरह से मतलब अपनी मानसिकता तैयार किया हमने। तो इसके लिए किसी ने कंप्लेंट नहीं किया। नीड्स बहुत कम रखी, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर बहुत कम खर्चा किया। जो खर्चा करना है तो अस्पताल के पेशेंट के ऊपर कीजिए और बच्चों के एजुकेशन के लिए।
और उनका जो वोकेशनल ट्रेनिंग है या कि उनको एग्रीकल्चर फार्मिंग सिखाना है उनको। तो इस तरह से ये काम धीरे धीरे बढ़ते गया और फिर 600 बच्चे हो गए, मतलब वहाँ तक रुक गए हम लोग। और पहले बैच के 3 बच्चे 12वीं तक गए, वो आनंदवन भेजा, वहाँ अपने पास नहीं था। तो वहाँ से 3 बच्चों ने 12वीं पास की, तो बोले कितने साल पढ़ रहे हैं हम लोग, अब बहुत हो गए। तो 2 ने बोला कि हम वापस जा रहे हैं। तो 12वीं पास था तो उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई, पहला फॉरेस्ट गार्ड बन गया। दूसरा बोला है कि मैं 12वीं में मैं टीचर बन सकता हूँ, अनट्रेंड टीचर करके। वो अपने गांव में जाके टीचर बना, गवर्नमेंट ने हर अपॉइंट किया। तीसरा बोले मेरे मार्क अच्छे हैं, मुझे मेडिकल कॉलेज जाना है, और वो हमारे मेडिकल कॉलेज में नागपुर का जो GMC में वो उसका एडमिशन तो मिला, लेकिन MD गायनिक करके वो बाहर आया, मतलब स्त्री रोग तज्ञ। मतलब कितनी कमाल है उसकी कि जिसको मराठी नहीं आता था, हाँ, भाषा का कितना प्रॉब्लम होगा, फिर मराठी सीखो, फिर अंग्रेज़ी सीखो। भर मेडिकल की बड़ी बड़ी किताबें होती है, हमने पढ़ी, हमको मालूम है कितना डिफ़िकल्ट होता है। जिद है उसमें हो, तो वो उसने वो कि कन्ना मड़ा भी उसका नाम भी है, और वो आके गढ़चिरोली ज़िले में तब से काम कर रहा है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन। वो कहीं भी जा सकते थे, जब कहीं भी जा सकता, वो तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हो सकता था, बम्बई जाता तो, है ना। उसको तो क्लास के लिए अब रिजर्वेशन भी था, पूरे पॉपुलेशन को पता चला कि आपने जैसा एक गांव का लड़का जिसको कुछ भी नहीं आता था, मौका मिला तो MD बना, और आने के बाद अभी यहाँ गवर्नमेंट में बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, तनख्वाह भी पता है। और इसलिए अवेयरनेस ऐसे कि एक कोई आपके सामने कोई उदाहरण होना चाहिए, और ये उदाहरण तो इतना बड़ा उदाहरण। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि मतलब जितनी बातें अभी तक की हुई उसमें बार बार ये चीज़ निकल के आ रही है कि 2 तरह की समाज सेवा होती है। एक PR हैवी है, लगातार आप लोगों से मिलते रहो, पार्टीज़ में जाते रहो, अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन फाइल करते रहो। कितने लोगों को हम जानते हैं कि वो हर साल वो वेट करते हैं कि यार इस बार मेरा लिस्ट में नाम आ रहा है या नहीं, एक वो भी चल रही है। और आप लोगों से बात करके लग रहा है कि आपका जब तक कि वो एक प्रोडक्ट बन के निकल नहीं जाता है, फिर वो मतलब वो प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाता है। वो सबसे बढ़िया पब्लिसिटी है जब आपका काम आपका प्रचार करे। मुझे सर एक चीज़ ये जाननी है, सिंस अभी आप बता रहे थे कि आपने सरकार से कोई ख़ास नज़दीकी रखने का प्रयास कभी हेमलकसा ने नहीं किया, लोग बिरादरी ने। प्रयास मतलब जो नॉर्मल प्रयास करना चाहिए वो करते हैं, आप अर्जा करो तो, हाँ, उतना एप्लीकेशन किया उतना, लेकिन बहुत ऐसा थिक रहने की कोशिश नहीं की, बहुत ज़्यादा PR लोग में मुझे नहीं लग रहा कि आप लोगों ने किया होगा, या हमारी रिसर्च में तो कम से कम नहीं है। तो हम उसके रेवेन्यू मॉडल, ये चीज़ अभी राजन सिंह जी आए थे वाटरमैन, उनको भी हमने पूछा था, यहाँ दर्पण है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज़ कही है कि आपकी क्रांति का रेवेन्यू मॉडल क्या है। जैसे बाबा की लाइफ में उनके लिए शायद थोड़ा इजी रहा होगा, क्योंकि वो एक बहुत ही ऐसे मजबूत बैकग्राउंड वाले परिवार से आते थे, लगभग एक राजकुमार का जीवन है, मतलब भोसले फैमिली कुत्ते के दौड़ा रही है तो उनके पास चीते थे, तो वो उनकी फैमिली बैकग्राउंड थी। ठीक है, आप भी एक संपन्न परिवार से ही आते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम। लेकिन एक जो औसत व्यक्ति है जो समाज सेवा में अपना जीवन लगाना चाहता है या वहाँ एक दिशा ढूंढना चाहता है, उसके सामने ये प्रश्न आकर के खड़ा होता ही है कि मेरा जीवन चलेगा कैसे, या जो चीज़ मैंने जो कल्पना की है, जो संस्थान में बनाना चाहिए, वो चलेगा कैसे। तो हेमलकसा का रेवेन्यू मॉडल क्या है, जो वहाँ क्रांति हो रही है उसका रेवेन्यू मॉडल क्या है? नहीं, आपको ये भी पता होगा शायद, बाबा का काम देख के महाराष्ट्र में कम से कम 70 NGOs तैयार हुई है जी। हाँ, अगर अब आपने हेमलकसा का भी देख के, कोई मेलघाट में आपने देखा सुना होगा, हाँ। वहाँ तो माल न्यूट्रिशन बहुत, इधर अकोला में अमरावती सॉरी, हाँ। बहुत फेमस था वो, BBC ने पहले वो माल न्यूट्रिशन का न्यूज़ पूरा, तो वहाँ भी कुछ डॉक्टर जाके बैठे हैं, अलग अलग जगह पे अपनी अपनी तरह से काम करे, लेकिन प्रेरणा कहीं से ली है, बाबा से ली है, हेमलकसा से ली, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। मतलब और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन लोग पता नहीं, वो नाम तो लेते हैं कभी, हेमलकसा से भाई प्रेरणा लिया, बाबा आमटे से प्रेरणा ली, तो सुन के अच्छा लगता है, लेकिन हमने कोई टारगेट नहीं था अपना कि भाई देश का कोई भला करे पूरा, इतना कोई मतलब ये नहीं था। लेकिन जिनके लिए गए उनकी कोशिश, उनकी अड़चनें, उनकी जो भी समस्या है उसको कुछ मदद करे, ये तो हमारा ध्येय उतना ही था, लिमिटेड।
लेकिन पता नहीं था कि इसका ये काम का असर होगा, इतना बड़ा होगा कि एक दिन लल्लन टॉप यहाँ बुलाएंगे दिल्ली में। पता नहीं यार यहाँ इंटरव्यू लेंगे, नहीं मालूम, नहीं रियली ये हम लोग इतने राजकारण, धर्म और मीडिया से काफ़ी दूर है। मैं बहुत जिम्मेदारी से ये चीज़ कह रहा हूँ सर कि ये मंच बहुत छोटा है, मतलब आपके शख्सियत के लिए। ये हमारा सौभाग्य है कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल पाए हमसे बात करने का। तो मुझे बिल्कुल ये डाउट नहीं है कि हम आपको कहीं तक के लेके जा रहे हैं, आप लोग पहुंच गए हैं। आपने बताया कि आपने स्कूल्स किए, आपने मेडिकल सुविधाएं वहाँ पे दी, समाज सुधार का काम भी किया, थोड़ी बहुत चीज़ों को बदला वहाँ पे। मैं दो चीज़ें जानना चाहता हूँ। पहला तो ये कि एक समाज सेवा में भी हमने देखा है कि ट्राइबल एरियाज़ में जैसे मिशनरीज़ ने भी काम किया, अलग तरह के लोग, कुछ वैचारिकी वाले जैसे संघ के लोग काम करते ही हैं, उनका भी वनवासी आश्रम है। तो कोई रिलीजन से मोटिवेट हो रहा है, कोई आइडियोलॉजी से मोटिवेट हो रहा है, आप लोग अपने लेवल पे काम कर रहे हैं। और कई बार ये देखने को मिला है कि एक वो वाइट्स मैन बर्डन वाली चीज़ आ जाती है कि आई नो बेटर, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ वो तुम्हें इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे तुमसे शायद ज़्यादा पता है। तो क्या ये फ्रिक्शन आप लोगों ने कैसे दूर किया? क्योंकि ये प्रश्न तो आपके सामने भी आया होगा कि भाई हम तो हज़ारों सालों से कर रहे हैं, आपने जो सीखा है वो नया है, वो तो पता नहीं कब से उनके ट्रेडिशन चले आ रहे। हम लोग किसी को कोई इम्पोज नहीं है कभी, या किसी ने ना कहा तो ठीक है, या किसी ने बोला कि मैं इस तरह से काम करूँगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम लोग चुपचाप बैठते थे। ऐसे ये कि हमारे जो वॉलंटियर्स है वो पढ़े लिखे हैं, तो हर एक की विचारधारा अलग अलग है, हैं? हम लोगों की ये राजकीय नहीं है और धार्मिक भी नहीं है, तो सब लोग ज्वाइन हो सकते। ये एक मतलब एडवांटेज भी है, हाँ। और बोले कि नहीं इस तरह से काम करना है, हमने काम तो करना है अपने को आदिवासी का, उसमें राजकारण और धर्म मत लाइए, पॉलिटिक्स और रिलीजन। अपना काम अच्छी तरह से करो, बाकी आपके प्राइवेटली आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो कन्फ्लिक्ट होता है बेसिकली कि मैं इस तरह से काम करूँगा, करो, आपको मौका है, आप करते हैं, सिंसियरली करते हैं, गलती भी करते हैं तो सिंसियरली करते, तो बाद में एहसास होता है तो वो दुरुस्त कर लेते, और तब रियलाइज़ भी करते कि तब हमने विरोध किया तो ठीक नहीं था। तो इस तरह से मतलब ये एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलिखित हमने नियम बनाया कि किसी को प्रेस्टीज इशू मत बनाओ, बिना प्रेस्टीज इशू बनाए काम चलते हो, काम करता है तब तक उसकी तरह से उन्होंने काम करता है, ठीक है, गलतियाँ महसूस होती है तो वो दुरुस्त भी करता है। तो ये इस तरह से वॉलंटियर मतलब ये काम को 50 साल पूरे हो गए देखते देखते। हमारे बेटे जिन्होंने हमारी लाइफ ज़िंदगी में जंगल में देखी, हाँ, वो बाहर की दुनिया तो देखी नहीं थी, उन्हीं के साथ पढ़े आदिवासियों के, तो उनको भी बड़ा प्रॉब्लम आ गया, आगे जाके रिजर्वेशन नहीं है उनको, फिर ओपन में एडमिशन नहीं मिली, हालांकि सोशल समाज में उसको मेडिकल कॉलेज में फ्री सीट दी, तो दिगंत डॉक्टर बन गए, अनिकेत इंजीनियर है। तो दोनों ने खुद होकर बाबा को बोला कि हम आके यहाँ काम करेंगे, तो बाबा इतने खुश हो गए कि तीसरी जनरेशन इंस्पाइट ऑफ गया डिफ़िकल्टीज़ है। गढ़चिरौली का नाम आज भी बोले तो लोगों के मन में डर पैदा होता है, फिर भी उनके पोते बोलते हैं कि हाँ। अच्छा, उनका एजुकेशन गढ़चिरौली वो जंगल के अंदर वही हुआ था, वही हुआ था। तब तो 7 तक, हाँ, जब तक स्कूल थी तब तो वही। अच्छा, वो भी हेमल कैसे कि उसी स्कूल में पढ़े? हाँ, उसी स्कूल में पढ़ा, इसलिए 7वीं तक वहाँ पे, फिर आनंदवन। या तो इस तरह से, और फिर उनके शादी हो गई, उनके पार्टनर्स आ गए। सौभाग्य देखिए, मतलब ये कोइंसिडेंस है कि दिगंत बोले मुझे डॉक्टर वाइफ होना चाहिए, मतलब वो इतना होशियार नहीं था हमारे जैसा, उसने खुद की शादी नहीं थी कि माँ के पीछे पड़ा, तो उसने कोशिश किया, फिर माँ ने फिर 2 साल के बाद में गोवा से एक प्रपोज़ल आया, और वो गायनेकोलॉजिस्ट है। मैं हरदम बोलता हूँ कि दोनों की वेवलेंथ जुड़ गई, 2003 में शादी हुई, और वो गायनेकोलॉजिस्ट है। अब मैंने एक किस्सा सुना था आपको कि हाँ, हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थे इसलिए डिस्ट्रक्टिव सर्जरी करते थे, अब बड़ा दुख होता था, मुझे थोड़ा सा गिल्ट भी होता था। अब 2003 में शादी हो गई, और वो गायनेकोलॉजिस्ट है, जैसे अभी कोई किसी को सिजेरियन की ज़रूरत है तो मंदाकिनी एनेस्थीसिया देती है, और वो सिजेरियन से दोनों की जान बचती है। मतलब ये 20-21 साल हो रहे कि तब तक ये बंद हो गया डिस्ट्रक्टिव सर्जरी। ये मतलब कि कोइंसिडेंस है या सौभाग्य एरिया है लोगों का कि अभी भी तो इतने इंटीरियर में
अब तो वो दोनों ने पूरा संभाल लिया है और 50 बेड का बड़ा अच्छा अस्पताल बना है, ऑपरेशन थिएटर से सब है, बिजली आ गई है, तो ऑल गैजेट्स जो होते हैं सब आ गए। और अनिकेत अब आप हैप्पीली रिटायर्ड लाइफ। हाँ, और अनिकेत और समीक्षा उन्होंने स्कूल का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बढ़ाया है। जो स्कूल तो ठीक थी पहले, जैसे कन्ना मड़ा भी डॉक्टर बना, अब उसके बाद में लास्ट ईयर LFU करके एक संस्था है पूना में, लिफ्ट फॉर अपलिफ्टमेंट, PJ मेडिकल कॉलेज का, उनके कोलैबोरेशन से क्लासेस चलाए तो 6 आदिवासी बच्चों को मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिला। इस साल अभी थोड़ा सा नीट का गड़बड़ चल रहा है, लेकिन 4 के बच्चों को इतने मार्क मिले कि उनको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। हाँ, पूरे इंटीरियर के आदमी है कि यहाँ आज भी कई जगह बिजली नहीं है, रास्ते नहीं है, लेकिन उनके बेटे को मेडिकल नीट निकाला है। हाँ, नीट के क्लासेस अच्छा, चलाते हैं। नीट के क्लासेस उन्होंने चालू किया, वॉलंटियर्स आगे पढ़ाते हैं। हाँ, 20 लड़के लेते हैं सिर्फ, उनको उनके ऊपर कोशिश अरे देखिए कि वॉलंटियर्स कैसे अट्रैक्ट होते हैं। एक आ गया कोच, इतने 650 बच्चे, कोच नहीं था, एक वरोरा से कोच आया अपने पास, तो उसने लोगों को, बच्चों को मोटिवेट किया। तो 3 लड़के आपके इस खेलो इंडिया में हैं, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है, तो ताकि क्या ना क्वालिफाई फॉर ओलंपिक। और आज भी वो लड़की है कि उसके गांव में रास्ता नहीं और बिजली नहीं है, भुवनेश्वर में ट्रेनिंग चल रहा है, हवाई जहाज़ से घूमती है, 4 लाख की स्कॉलरशिप है, और माँ बाप को मालूम नहीं अपनी लड़की कहाँ है, भुवनेश्वर कहाँ मालूम होगा उसको। तो ये जो है, आप प्रयास करो, लोग जुड़ते जाते हैं और उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन हमको मिलता है। हम तो निमित्त मात्र है, हमने कुछ नहीं किया लेकिन ये सब टीम वर्क है, बेसिकली टीम वर्क। तो स्पोर्ट्स में आ गए, आर्ट में JJ स्कूल ऑफ आर्ट से एक लड़की आई, ऐसे वॉलंटियर करके आई, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया। 300 बच्चे एग्ज़ाम को बिठाए, और हेमल कसा का मतलब आर्टिस्ट बन रहे वहाँ पे। एक को बम्बई में एडमिशन मिली JJ स्कूल ऑफ आर्ट में, वो आर्टिस्ट बन रही है, और बाकी वहाँ ट्रेनिंग ले रहे 300 बच्चे। तो ऐसे अलग अलग एक्टिविटीज़ वॉलंटियर जैसे आते रहते, तो ये होता रहता है। सर, जैसे आदमी की तकलीफ आदमी देख लेता है, जानवर की तकलीफ भी आप लोग देखते हैं। एनिमल आर्क का एनिमल आर्क, हाँ, मतलब ये बड़ा कंट्रोवर्शियल था गवर्नमेंट की तरफ से, या तो जानवर आप और हम रखते नहीं सकते, हाँ, कानून से। हाँ। लेकिन ये सदियों से इनको जो अनाज नहीं मिलता था, तो ये घना जंगल था, तो जो भी जानवर पंछी बिंछी मार के खाते थे। तो एक्चुअली बाद में कानून बाद में आए। हाँ, तो इस तरह से ये तो हमने एक बार घूमते घूमते देखा कि बंदर की शिकार किया, तो उनको बड़ा शॉकिंग था। बंदर कोई इंडिया में खाता नहीं है ना, तो वो लाल मुँह वाला होता है, रिसस मंगी जी। नज़दीक आया तो जिंदा बच्चा मरे हुआ माँ का दूध पी रहा था। फिर रहा नहीं गया, हमने रोका उनको, बोले बच्चे को दे दीजिए। तो बोले हमारे गांव में हमारे बच्चे भूखे हैं, क्या खाएंगे। तो भूख क्या होती है उसका भी पता चला, हंगर। तो मैं बोला ठीक है, आपको खाने के लिए अनाज देंगे, चावल, हम बच्चों को खिलाओ और ये बच्चा दे दो। तो दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ एम्प्टी द एनिमल आर्क। तो बच्चा घर में लाया, बॉटल गोद में रख के उसको बॉटल फीडिंग से, कुत्ते से दोस्ती हो गई, उसके ऊपर बैठता था। पेशेंट आते थे तो पेशेंट को हमने बोला कि देखो ऐसे बच्चे मत मारिए, आपको खाना होना है, उसके बदले में चावल और दाल देंगे। तो फिर हिरन का बच्चा लेके आए एक लोग, छोटे छोटे थे, माँ को मार दिया, लेकिन बच्चा लेके आए। और फिर बच्चा भालू, कम्युनिटी ट्रेनिंग में भालू मार रही है, बच्चा अपने पास आ गया। तो अपना परिवार बढ़ते गया ये। अच्छा, उनको पता चला कि इनको बच्चा दो तो ये खाने को देते हैं, या तो वो लेके आते होंगे आपके पास। साइड बाय साइड क्या था कि बच्चे, स्कूल के बच्चे, वो भी अपने यहाँ पास देखते, नज़दीक से देखते गए, है ना। पहले तो मतलब वो जंगल में जाके शिकार में, यहाँ तो घर में है। तेंदुआ आ गया, भालू, तेंदुआ, कुत्ता भी आया। तो ये सगळे घूमने आते थे पैदल नदी तक, खुले। तो पूरे ऋषि के पुराने ज़माने में ऋषियों के आश्रम में आते थे। तो यहाँ तो फिलहाल मौजूद है अभी भी। तो ये बड़ा एक अच्छा था कि एक साथ यदि उनका खाना पीना व्यवस्थित, तो उनकी दुश्मनी वैसी नहीं होती है। वो तो उनको भूख के लिए वो शिकार करते हैं, और उनको कोई ग्रिड नहीं है मारते बैठो। और यहाँ तो खाना दे रहे हम लोग, तो इसलिए वो तो हमला नहीं करते। तो ये एक एम्प्टी द एनिमल आर्क, इसलिए आर्क नाम रखा है। इसमें ऑर्फनेज है, ना प्राणी संग्रहालय या ना जू है। ये जो नवाज आर्क से उन्होंने, किसी ने उनको नया नाम दिया एम्प्टी द एनिमल आर्क, कि जो दुश्मन रहे हुए एनिमल भी यहाँ प्यार से। तो ये सब जगह सब तरह से
जो भी ऑर्फन एनिमल है वो लाते थे, और धीरे धीरे क्या है कि अब ऑर्फन एनिमल आना बंद हो गया क्योंकि उनको शिकार की ज़रूरत नहीं, वो खेती करने लगे, उनको नौकरी मिली, वो पढ़ाई हुए, डॉक्टर बने, वकालत कर रहे, इंजीनियर्स है। तो वो जो जानवर मेरे पास है तो वो फैमिली मेम्बर करके बने हैं, वो जंगल में नहीं जा सकते, हाँ, क्योंकि उनकी कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, माँ नहीं सिखाने के लिए कि किससे डरना चाहिए, किसको मारना चाहिए, ये तो माँ सिखाती है। इसमें तो माँ को तो खा गए थे, तो माँ का रोल हमने किया, लेकिन ये नहीं सिखा पाए। लेकिन आज भी तेंदुआ, भालू, वो क्या भेड़िया पीछे खेत में घूमने आते खेले, बाकी स्ट्रेंजर्स को साथ में नहीं रखते। हाँ, यदि किसी की इच्छा है अपने जीवन का उपयोग हो तो उसको ले जाते फिर लेकिन हम तो जाते, मेरा बेटा पोते सब इंटरेस्टेड है वो। तो इस तरह से ये तो ख़त्म हो जाएगा। अभी ऑर्फनेज है, बेसिकली लोग अभी से शिकार नहीं करेंगे। नहीं, मुझे अक्षय बता रहा था कि आपका नातू खाता नहीं था जब तक एक उसको नहीं खिलाओ तब तक। या आई ना, ये तो क्या इतना क्या क्या किस्सा है वो? हाँ, क्या वो क्या नहीं इतना अटैचमेंट इतना था कि वो कैसे बड़ा करना इनको हमको मालूम नहीं, हम वेटरनरी डॉक्टर नहीं। तो उसका ब्रेकफास्ट होने के बाद हमारे पास कोई खाता भी नहीं था। जब तक वो नहीं खाएगा, ये नहीं खाया तो हमारा मतलब उस दिन का दिन अच्छा नहीं जाता था कि क्या प्रॉब्लम है, किसी से कंसल्ट नहीं कर सकते थे। मतलब अटैचमेंट आप देखिए कि ये बच्चे अपने घर के मेंबर बन गए और इसको खाना नहीं खाया तो आपको कैसा लगेगा, वैसे हमको लगता था इतना अटैचमेंट है, मतलब ऑल विथ ऑल एनिमल्स, विदाउट एन एक्सेप्शन। सांप भी है, मगरमच्छ है। अच्छा, मगरमच्छ भी आपने रेस्क्यू किया? हाँ, रेस्क्यू तो उसको नदी में काफ़ी है, मच्छी पकड़ते वो जाल में आ गया, वो 9 इंच का था, अभी 12 फुट का है। तो पहचानता है क्या ये लोग? हाँ, घर में पड़े, हाथ में पड़े हुए सभी पहचानते। तो वो तो एक अलग ही अनुभव है। मतलब तो आपने नाम भी रखे इनके? हर एक के नाम। मगरमच्छ का नाम क्या है? मगर राजा रखा उसका नाम। राजा बड़ा होगा। इसका भालू का नाम रानी था, किसी का शेरा है, ये है, मतलब वही चॉइस बहुत है। बच्चे लोग हैं, ग्रैंडसन से वो भी डिसाइड करते हैं नाम, तो है क्या। तो वो तो एक अलग अनुभव है और सीखने जैसा भी है। आदमी का इतना भरोसा नहीं है कब पीछे से हमला कर देगा। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि कुछ तो इसमें ऐसे जानवर हैं जैसे मगर हो गया, तेंदुआ हो गया, ये तो डोमेस्टिकेट होते नहीं है। ये भी मतलब कभी भी आखिरी जानवर है अपने पास, एक कहावत है, आखिरी जानवर है, मार देगा आपको, तो मैं तो जिंदा ही हूँ अभी। करीबन 25-30 तेंदुआ तो अभी तक बड़े हो गए वहाँ के। भालू है, ये सब जो को खूंखार सोकॉल, सांप भी है। लोग सांप को स्नेक बाइट से काफ़ी मरते थे। हाँ, यार ज़मीन पे सोते, अंगार पे का अंगार होता था और कपड़ा नहीं है, और सांप को या आपको कोल्ड ब्लडेड, तो उनको भी वार्मथ की ज़रूरत होती है, तो उसके आसपास जरा गर्म होता है अंगार के पास। हाँ, तो रात में आ गए और बीच में वो आदमी सोया है, तो आदमी को ठंडा लगा तो वो हिलता है, तो फिर वो काट देगा उसको। तो ऐसे स्नेक बाइट की केसेस आती थी। और फिर लोग एक तो दिखा तो मार देते थे, नहीं तो मांत्रिक के पास। हमने बोला आप सीधा लेके आइए, अपने पास एंटी स्नेक वेनम है। और फिर हमने सोचा कि इनका एजुकेट करने के लिए मैं सांप पकड़ना सीखा वहाँ पे। अच्छा, आपने सांप पकड़ना? हाँ भाई, वही पे सीख लिया। एक बार काट लिया, चलो, जो ऊपर जगह नहीं थी, बहुत सीरियस हुआ था, रसेल्स वाइपर। अरे भाई, हाँ, उसने काट दिया था। कब की बात है सर? 2004। बहुत। तो आपको जब पता लगा तो फिर आपने डांट नहीं लगा इनको? डांटने से कुछ फायदा नहीं होता। वो अपना छोड़ते नहीं, आदत है वो। तो इस तरह से सांप का एजुकेशन के लिए अपने एक सैंपल रखा है। ये पॉइजनस स्नेक्स है, ये नॉन पॉइजनस है। जो भी आते हैं बच्चे को स्कूल के वगैरह, तो उनको एजुकेशन के लिए। और मेरा है कि उसको तकलीफ ना दिया तो वो कोई काटता नहीं अभी तक। मुझे सभी जानवरों का ये है, और इतना मैं आदमियों की गारंटी नहीं दे सकता। अच्छा सर, मुझे मैंने देखा कि पूरा जीवन आप लोगों का समाज सेवा में गया है, और हिमुल कसा को भी हम एक NGO कह सकते हैं। अभी आज ये दोनों शब्द बहुत लोडेड हो गए हैं।
हम देख रहे हैं काफ़ी समय से एनजीओ सुनते ही या समाज सेवी सुनते ही एक शक की नज़र से लोग देखना शुरू करते हैं। जिस तरह से समाज सेवियों का और स्टेट और एनजीओस का जो रिश्ता है स्टेट के साथ में, वो हमने पिछले दिनों ख़राब होते हुए देखा है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मतलब पहले जिस तरह काम करते थे अब ऐसे नहीं कर सकते हैं, या ये थिंकिंग गलत है आप लोगों को जो आज़ादी क्या है कि नीड और ग्रीड, ये तो बेसिकली ये हमारे पास आने के बाद में लोगों को थोड़ा सा उसका रियलाइजेशन आता है कि आदमी ने कितना कमाना चाहिए और कहाँ तक जाए। और दूसरी जगह ऐसे कि 30% ऑफ द पॉपुलेशन है तो आपकी जो अप्रोक्सीमेटली वो बिलो पॉवर्टी लेवल है ना इंडिया का। तो ये सुनने में अच्छा नहीं लगता, हम चांद पे भी जा गए और इधर ये 30% है। तो ये हमने, मैं तो कहता हूँ कि मैं तो कोई बड़ा एडवाइस या कोई देता नहीं लोगों को, उपदेश नहीं करता हूँ, लेकिन हमने बोला कि आप अपना तो डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ तक कमाएं, और फिर कमाने के बाद में अच्छी ज़िंदगी जीते होगे तो कहीं उसके बारे में सोचो थोड़ा सा, जिसको ज़रूरत है। तो मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, सब लोग बोलते कि मैं अकेला करता था। मतलब जब आप उस आदमी का पूरा भला हो जाएगा अकेले का, तो वो उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वो तो आपको पैसे से नहीं मिलने वाला है। तो एक बार शुरू करके देखो। मैं तो वैसा, ये तो नेगेटिव थिंकिंग है, मैं अकेला क्या कर दूँगा। तो इस तरह से देखिए कि दो तरफ के एनजीओ है कि जो काम कर रही है, काम करने के बाद पब्लिसिटी करती है। ठीक है, पैसा होना, विदाउट मनी तो नहीं हो, हम लोगों को नहीं जमा, वो मतलब मेंटेलिटी का सवाल है वो, मतलब पब्लिसिटी करना, ये करो वो करो। लेकिन आप काम कर रहे हैं, उसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं, लोग आते हैं, पैसा मिलता है। और एक तरीके के एनजीओ है कि जो सिर्फ पीआर रखे, उनको पैसा भी मिलता है, कागज़ पे आप रिपोर्ट लिखो। तो वो तो ठीक नहीं है मेरी तरह से। जैसे जब ये पब्लिसिटी करके लोगों का भला होता है तो करते रहते लोग। ऐसी काफ़ी सारी एनजीओज़ भी ऐसी है। तो ये जो अपना अपना ये ख्याल है, लेकिन मेरे ख्याल से सब ने अच्छी तरह से जीना, ब्रॉडली स्पीकिंग। ये 30% जो बिलो पॉवर्टी लेवल है, या ट्राइबल बेल्ट है, ट्राइबल की पॉपुलेशन आपको जानते हैं कितना है? करीबन 10 करोड़ है इंडिया में, और मोर और लेस से उनकी हालत सरीख है। तो ये तो हालत मतलब ठीक होना चाहिए उनका। अपना काम तो चल रहा है, इससे लेकर बहुत ही लिमिटेड है, छोटा सा काम है। लेकिन सर मैं नक्सल समस्या को लेके भी आपके विचार जानना चाहता हूँ। गढ़चिरौली का नाम मतलब ठीक है, वो डॉक्टर प्रकाश आमटे सर्च करने पे भी आता है, लेकिन ज़्यादातर लोग गढ़चिरौली को जानते हैं नक्सल समस्या के संबंध में। जब कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ या कोई एम्बुश हुआ या नक्सली मारे गए या पुलिस वाले मारे गए, इन्हीं सारी चीज़ों में ज़्यादा। और ये चीज़ ऐसी एक ये ना मतलब वो रबड़ की तरह वो चबाते उसका कोई हल सामने नज़र आता नहीं है। तो दो अप्रोचेस हम देख रहे हैं कि एक अप्रोच जो हेमलकसा में चल रहा है, ठीक है, आप लोग भी एक तरह से मुख्य धारा में ही लेकर आ रहे हैं, जो सो कॉल्ड डाइवर्जन है ट्राइबल थिंकिंग में और एक सो टू स्पीक नेशनल नैरेटिव में। आपका काम भी उसका जो थ्रस्ट ऑफ वर्क है वो वहीं लेके आ रहा है। उनको मेडिकल एजुकेशन मिल रहा है, उनको स्कूल वो जा रहे हैं, मेडिकल सर्विसेज मिल रही हैं, मुख्य धारा में ही आ रहे हैं। और दूसरा एक स्टेट का तरीका है, वहाँ पे भी कैंप्स हैं हेमलकसा की तरह के, लेकिन उसके अंदर हथियार होते हैं। दोनों की अपनी जगह है, दोनों की अपनी ज़रूरत है। आपने अपना पूरा जीवन अब जब गढ़चिरौली में बिता दिया है, आपको क्या लगता है कि किस तरह की पहल स्टेट को करने की आवश्यकता है कि ये हिंसा का चक्र टूटे? एक तो शुरुआती इसीलिए हुई कि यहाँ एजुकेशन नहीं था, यहाँ रोज़गार नहीं थे। तो फिर ये आप सो कॉल्ड जो बोलते हैं उसका नक्सल समस्या आया कि यहाँ लोगों के लिए या खाने के लिए अनाज नहीं है, रोज़गार नहीं है, और तो आप उसको किसी भी बहका में ले जा सकते हैं। जब हम लोग गए थे तब कोई नई समस्या थी ये ये बाद में आई आंध्र प्रदेश से नक्सल समस्या। हम 12 साल तो हम तो कोई एजेंसी वहाँ काम नहीं कर रही थी, तब तो अपना काम में लोगों के तक पहुँच गया था, है ना। जैसे एजुकेशन का, हेल्थ अवेयरनेस, और ये बाद में आए। और मतलब कौन से सन से आपको लगा सर कि अब थोड़ा सा यहाँ मूवमेंट? 84
84 हम 73 में हम लोग गए तो 84 में महाराष्ट्र में आए गढ़चिरोली। जब बाबा की भारत जोड़ो यात्रा चालू थी 85 में चल रही 85 या तो हमको भी कुछ मालूम नहीं था, इनकी समस्या के बारे में कुछ मालूम नहीं था। हमने मतलब कहते काम तो चल रहा है अच्छी तरह से, ये क्या है। तो वो उनका वो थिंकिंग है कि यदि लोगों की समस्या का हल नहीं होता है तो बंदूक से उसको मिलता है, जस्टिस मिलता है ना। वो माओ का वो फिलोसॉफी है। बंदूक के नाल से क्रांति है, वो फेमस है ना, वो क्या नाम है वो, रिवोल्यूशन कम्स थ्रू द बैरल ऑफ गन, ये है फेमस। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारे लिए डेंजरस था, सोशल सर्विस ब्लंट्स द एज ऑफ रिजर्वेशन। इसलिए वो भी उन्हीं का, हाँ, ब्लंट्स द एज ऑफ रिवोल्यूशन। तो ये भी नहीं चलना देना चाहिए, हालांकि ये चल रहा है ना, चल रहा है ना इन स्पाइट ऑफ। तो ये तो जिम्मेदारी है सरकार की और संविधान की जरूरत है कि हर एक को कम से कम अच्छा खाना मिले 2 बार, और बाद में भी एजुकेशन, वो भी राइट में आता है ना। और एजुकेशन मिलने के बाद में रोजगार, तो ये किसने करना चाहिए? ये तो सरकार की समस्या है, उनके पास हल है उसका। और ये दूसरा भी मैं हरदम बोलता हूँ, काफ़ी सारे मेरे पास यूपीएससी और एमपीएससी मतलब महाराष्ट्र पब्लिक का, तो ये सारे अधिकारी लोग जो आते हैं, अभी इतने साल काम कर रहे थे, इनको भी क्यूरियोसिटी होती है कैसा चल रहा है। वैसे आप हमको क्या बोलेंगे? मैंने बोला कि आपको जो तनख्वाह मिलता है, जो भी 7 पे कमीशन है अभी, वो 8वां भी आ रहा है अभी, अब तो बंद किए इन्होंने, लेकिन हाँ तनख्वाह तो बढ़ रही है। हाँ, तो उसके बदले में यदि आप काम करें विदाउट एनी पॉलिटिकल प्रेशर, जितनी जिम्मेदारी आपको दी है, तो ये समस्या ही नहीं रहती। इतनी सारी योजनाएं अपने गाँव सरकार में है, वो वहाँ तक पहुँचती नहीं। हाँ, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, मतलब तो हमने बोला कि ये अपना काम आप ईमानदारी से करो तो ये भी देश की सेवा है और ये समस्या का हल है। यदि उसमें लोग एजुकेटेड हो जाएंगे, उनको रोजगार मिल जाएगा, तो काय को फिर लोग हाथ में बंदूक लेंगे, उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं बोलने में आसान है, लेकिन ये करने में मतलब इम्प्लीमेंटेशन बहुत आसान। कभी आपकी मतलब सिंस आप अभी थोड़ा कम समय देते हैं क्योंकि अब अगली पीढ़ी ने टेक ओवर कर लिया, अब आप निवृत्त वाला जीवन जी रहे हैं, लेकिन जब आप काम कर रहे थे लगातार, जब पूरे समय आप हेमल का समय रहते थे, आपका सबका पड़ता रहता होगा? हाँ, ये जो कथित नक्सली हैं, उनसे मुलाकात वगैरह होती मुलाकात ऐसे होने का वैसा कोई मौका नहीं है, लेकिन अस्पताल में वो पेशेंट करके आ गए तो पेशेंट तो कोई भी आ सकता है, तो उनको ट्रीटमेंट तो देते हैं। लेकिन ये जो है आपका जैसे मुलाकात का वैसा कोई संबंध नहीं है, कोई कारण नहीं है। अस्पताल में आके ट्रीटमेंट लेके चले गए। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि जैसे आपने बताया ना कि एक सोशल सर्विस से उनके अंदर भी एक रेजिस्टेंस है सही बात है कि आप लोग भी, जैसे उनको दोनों स्टेट को लेकर भी उनके दिमाग में और सोशल सर्विस को लेकर भी है कि ये दिमाग खराब करने आया है इन लोगों का, मतलब आप अगर क्रूड लैंग्वेज में बोलें तो मैं इसलिए पूछ रहा था कि वो किस तरह के इंटरेक्शंस होते थे। नहीं, ये तो सिक्योरिटी एजेंसी है पूरी कंप्लीटली, अंडरग्राउंड काम करती है। तो जो भी ऐसे आते होंगे तो ऐसा ओपनली तो कोई मुलाकात हो नहीं सकती, गवर्नमेंट ही उनसे डायलॉग कर सकती है ना। 1-2 बार कोशिश भी हुई थी, हाँ, डायलॉग करके इसमें से कोई सोल्यूशन निकल आए तो हिंसा खत्म होना चाहिए, तो नेचुरल है। दोनों तरफ से हमको तो बहुत बुरा लगता है, मोटिवेट करके उन्होंने नक्सलाइट किया, वो आदिवासी है। गवर्नमेंट ने उनको कॉम्बैट करने के लिए जो मोटिवेट किया तो वो भी आदिवासी है। हाँ, तो आपस में जब होता है इनकाउंटर तो दोनों तरफ से आदिवासी मरते हैं। तो ये तो ऐसे हमको दुख तो होता है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि हमारे स्कूल के बच्चे एक गए उधर, एक पुलिस में गए और दोनों मारे गए इनकाउंटर में। अच्छा, हेमल का समय पड़े 2 बच्चे, एक नक्सली बना, एक पुलिस बना, एक नक्सलवादी में ज्वाइन हो गया। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली सबका अच्छा जीवन जगने का, जिंदगी जीने के अधिकार भी है, तो इसके लिए गवर्नमेंट के पास काफ़ी सारी इनकी डायलॉग से हो सकता है, डायलॉग बाकी से तो भी हो कुछ सकता है, तारा नहीं है। लेकिन अभी गवर्नमेंट में भी पॉलिसी बदल दी है। अभी पहले तो क्या नक्सलवादियों को हेल्प करते तो आदिवासियों को बहुत हरास करते थे, पुलिस लोग जाके पीटते थे, उनको जेल में डालते थे, प्रूफ कुछ नहीं रहता था, लेकिन 10-10 साल जवान लड़के जेल में रहते थे। अभी उन्होंने पॉलिसी बदल दी है कि
वेलफेयर एक्टिविटीज़ करो आदिवासियों के लिए, तो उनका नक्सलवादियों के प्रभावित होना कम हो जाएगा। तो ये अच्छी एक एक्टिविटी है। पहल किया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अभी जो उनको हाँ कि वेलफेयर भी एक तरीका हो सकता है, जो आप एक हम कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। एक दूसरा अप्रोच भी हो सकता है। दूसरा अप्रोच भी हो सकता है। एक आखिरी प्रश्न जो मुझे पूछना है सर, फिर हम फ्लोर खोलेंगे। आप लोग चाहे एक ब्रेक भी ले सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि एक पूरा जीवन अब आपने बिता दिया है सोशल वर्क में, आपको ऐसा लगता है कि इस जीवन का निचोड़ अगर आप बताना चाहें? निचोड़ तो ये है कि हमको पर्सनली आप पूछे तो बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि ये देखिए कि निरपेक्ष सेवा करने का हमको जो मौका मिला। निरपेक्ष जानते हैं आप, वो भगवान ने लिखा है, गीता में लिखा है। पता नहीं, हमने नहीं पढ़ा गीता, लेकिन वो हरदम बोलते हैं कि भगवान कृष्ण ने बोला था कि आप निरपेक्ष काम करो, किसी की अपेक्षा मत करो किसी से। तो एक इसीलिए उदाहरण देना चाहता हूँ मैं कि ऐसा कोई नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। विदाउट रिटर्न्स कोई काम नहीं करता। तो ये हम जो गए यहाँ पे उनके आदिवासी के पास, एक जो पेशेंट ठीक हुआ, एक मैं जो उदाहरण दिया था, वो ठीक होने के बाद अपनी खटिया कंधे पे उठा के चला गया, हमको नहीं बताया। जाने से पहले हमको बोल सकता था कि भाई आपने हमारी जान बचाई, हाँ धन्यवाद तो दे सकता था, तो नहीं दिया। तो हमको थोड़ा सा दुख हुआ। हमने बोला कि रात दिन हम लोग इसके लिए कोशिश किया और इसने भी धन्यवाद भी नहीं दिया। पैसे का तो सवाल ही नहीं था, उनके पास नहीं था। फिर हम लोग जैसे ज़्यादा उनका संस्कृति का अभ्यास करने लगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हर गांव में वो पंचायत होती है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम आ गया तो सब साथ में एक मदद करते हैं। तो वो जो मदद करते हैं, तो मदद करने के बाद जो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो वो कोई धन्यवाद नहीं कहता। ये तो उनका परंपरा है। अच्छा। तो भाई को बार बार धन्यवाद करना है। हर एक को समस्या आती है, वो हल करने के लिए बाकी के लोग होते हैं। तो ये जब हमको पता चला कि इनकी परंपरा में धन्यवाद ही नहीं है, मदद करना ये उनका कल्चर है, कितनी बड़ी बात है ये। मतलब तो फिर हमारा जो थोड़ा सा दुख था वो भी कम हो गया कि वो उसके बाद में तो हमने किसी से अपेक्षा करना छोड़ दिया, ना उनसे ना आपसे। और उसका अच्छा लग रहा कि हम लोग पूरा मतलब मुक्त हो गए, निरपेक्ष सेवा का सिर्फ आनंद लिया। ठीक है, अब हम फ्लोर खोलते हैं। हमारे जो दोस्त यहाँ पे जमा हैं, अगर वो कोई सवाल करना चाहें। सर, हमने अर्नव की बहुत सारी कहानियाँ सुनी है कि वो बचपन से सांप से खेलता था, फिर जो हाइना थे, एक कहानी ऐसी भी थी कि एक निवाला हाइना को खिलाया जाता था, फिर एक निवाला अर्नव खाता था। तो वो बच्चों में जो एनिमल्स का डर है, वो कैसे शुरुआत कैसे हुई, कैसे अर्नव का वो डर दूर हुआ? आज अगर कोई बात बताए। ये मतलब बचपन से ये जॉइंट फैमिली है, वहीं पे आए। और उनके जैसे माँ बाप काम में रहते थे, तो बच्चे मेरे पास रहते थे। बिल्कुल छोटा, मतलब 6 महीने का था तब से वो मेरे साथ में, जैसे एनिमल का राउंड मेरा हर रोज़ होता है, तो साथ में जाते जाते तो उसमें हाइना के पास ले गए। तो वो खाना खाने को ज़रा तकलीफ देता था, ग्रैंडसन। तो वो हरदम मैं पीछे ले जाके उसको खिलाओ पहले, अच्छा, फिर उसने कहा अब आप खाओ। तो ऐसा दोनों का। तो उसे कमाल तो वो हाइना की है कि उसने उसको फ़ौरन नहीं समझा, है ना। मेरे हाइना से बचपन से संबंध थे, अर्नव नया था और वो फुल ग्रोन है ना। तो मेरे साथ मैंने अंदर ले आया, इसका मतलब उस हाइना समझ गया कि ये कोई हार्मफुल नहीं है, इससे भी दोस्ती कर सकते हैं। तो वो भी हाइना को हाथ लगाता था, उसके मुंह में हाथ डालता था अर्नव सा। इस तरह से मतलब ये प्रयोग था, कहीं पढ़ा लिखा नहीं, कहीं किताबें नहीं है, कहीं ये नहीं है। लेकिन मैंने कहा जो सो तब तक जो एक्सपीरियंस से जो पता चलता है कि एनिमल्स का बिहेवियर कितना चेंज हो सकता है एनिमल्स का प्यार से। और ये इसका एक उदाहरण है ये कि ये छोटे छोटे बच्चे भी सांप को गले में लेते हैं। अर्नव को तो पहले तो मैं बोलता था इसलिए लेता था, उसके अभी तो 12वीं में है, तो उसने स्टडी किया है पूरा दुनिया के सांप को जानता है, वो पॉइजनस कौन से, नॉन पॉइजनस कौन से। ये तो ये संस्कार, ये ऐसे प्रैक्टिकल संस्कार है। नमस्ते सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम सुनते आते हैं कि ये समाज सेवी हैं, समाज सेवा करते हैं, तो कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि समाज सेवा करने के बावजूद एक लोगों का अंतिम लक्ष्य होता है, लोग पॉलिटिक्स में चले जाते हैं या अपना कोई एक
NGO बना के फिर एक व्यवसाय खड़ा कर देते हैं कि हम स्वयं सहायता समूह खड़ा करेंगे। तो आपके हिसाब से एक समाज सेवी का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्योंकि हमें पैसे की भी ज़रूरत है, हमें अपने जीवन को भी चलाना है, तो कैसे सारा कुछ मैनेज किया जा सकता है? ये मेरा डिफ़िकल्ट है मेरे लिए, मतलब पैसे का मैं ज़्यादा सोचा ही नहीं कभी, लेकिन किसी को मतलब ज़िंदगी को जीना है तो पैसे की ज़रूरत होती है। और दो प्रकार के वॉलंटियर्स हमने देखे। अपने काम से मोटिवेट होके 1 साल के लिए अपनी ज़िंदगी वहाँ आदिवासी के लिए दिया। हमें ऐसे काफ़ी सारे वॉलंटियर्स आगे चले गए। अपने पास में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कंप्यूटर पढ़ाने के लिए MIT US वाला एक आके सबेटिकल लीव पूना से आके वहाँ रहा था, और बाद में जाके अपना बिजनेस तो अभी कर रहा है, और बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो वो हेल्प करता है। वो 1 साल के लिए जो वॉलंटियर काम करते हैं। दूसरे है कि वो परमानेंटली NGO बना के वो रजिस्टर करा के फिर वो बाकी सारे लोगों को अपने को पब्लिसिटी करके लोगों को बुला के फंडिंग CSR के थ्रू कर सकते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। हाँ, अच्छी तरह से काम करना है तो पैसा तो होना चाहिए उसके लिए, लेकिन यदि काम करके पब्लिसिटी करे और लोगों तक पहुँचे तो ज़्यादा लोग मदद करने के इच्छुक भी होते हैं। और ये टेक्नोलॉजी का आवाज़ फेसबुक और व्हाट्सएप पे लोगों में, उनको देने वालों को भी थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि आपने दिया तो तुरंत उसका फ़ोटो आ जाता है ना, इसलिए या क्या। तो इस तरह से काम चल ही रहा है। मतलब कुछ सारे NGO है शायद सिर्फ पैसे के लिए काम करते, तो वो तो मैं अच्छा ने पहले भी बोला, मैं उसके करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ रॉन्ग इनफैक्ट। यदि लोगों के लिए काम नहीं होता और सिर्फ पैसे जुटा रहे तो। मैं आप लोगों से मतलब मैंने रिसर्च में पढ़ा और हमारे साथी बता रहे थे कि महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर आपने भी जो कपड़े हैं अपने वो एकदम मिनिमम जिस तरह से कर दिए, बाबा ने भी किए थे और आपने भी किए। तो जैसे, लेकिन फिर इस वजह से मैंने उसी रिसर्च में ये भी हम लोगों को पता चला कि उस वजह से आप लोगों को कहीं कहीं कुछ समस्या भी, कुछ अड़चने भी आई। जैसे आप हैदराबाद गए थे, वहाँ पर आपको सादे कपड़ों के लिए रोक लिया गया। तो जब एक व्यवस्था, जिस चीज़ में आप विश्वास करते हैं कि हमारे लिए कितने कपड़े चाहिए और कितने तक में हमारा हो जाएगा, और फिर आप एक ऐसी व्यवस्था में आते हैं, ऐसी एक दुनिया में आते हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों का बड़ा शोर शराबा है कि खूब कपड़े और नए कपड़े और ये कपड़े, लेकिन इसी दुनिया से डायलॉग स्थापित करना है, संवाद स्थापित करना है, तो उसको आप कैसे टैकल करते हैं? मतलब अपने विश्वास और फिर इस दुनिया में आना, बताएं। ये मुझे अच्छा लगता है कि आजकल बच्चे मतलब हमारे अनुभव सुनने के लिए काफ़ी सारे इन्विटेशन आते रहते, और मैं उनको बताता हूँ कि एक्सपोजर इज़ इम्पोर्टेंट। जिस तरह से आप शहर में रहते और आप ज़िंदगी देख रहे हैं, फिर भी आपको से कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। आप यदि अपने देहातों में जाके यदि अपने भाई बहनों का लाइफ देखा जाए, पर्पसली जाके जाता, वैसा नहीं इंटेंशनली, तो फिर पता चलेगा कि इंस्पाइट ऑफ क्या इनके पास इतना कमी है फिर भी कंप्लेंट्स नहीं है, और अपने पास सब कुछ हो के भी हम लोग सेटिस्फेक्शन नहीं, कंप्लेंट भी करते रहते हैं। तो ये एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं खुद का एग्जांपल मैं देता हूँ कि बाबा ने मुझे आदिवासी एरिया नहीं दिखा था तो मैं तो आनंदवन में काम करने वाला ही था। ये हेमलकसा चालू ही नहीं होता, लेकिन एक्चुअली दिखाने के बाद पता चला कि इनके पास खाने के लिए अनाज, ना खाने के लिए अनाज, ना वस्त्र है, ना कुछ उनका एजुकेशन हुआ है। तो ये एक्सपोजर सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा है कि नीड और ग्रीड पे अयो आपके हाथ में कहाँ तक जाना है, या अब तक जाके अंबानी जा सकते हैं आप और फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो उसका क्या जीवन में कोई फ़ायदा नहीं है। जीवन में कुछ आनंद उठाना है तो आप किसी को मदद करें तो उससे आनंद वो चिरकाल उसका फ़ायदा होता है। थैंक यू सर। हाँ, नमस्कार। नमस्कार। आपका एक किस्सा जो हमने मतलब रेडियो और अखबार में ही पढ़ा था कि आपने अमेरिका के लिए वीज़ा अप्लाई किया था और आपको मना कर दिया गया था कि आपके बैंक खाते में उतने राशि नहीं है। वो क्या हुआ था, आप उस पर थोड़ा बताएंगे? अमेरिका में महाराष्ट्रियन लोग जो है उनका कन्वेंशन होता है हर 2 साल में, बृहन महाराष्ट्र मंडल। तो उनसे इन्विटेशन आया था और फिर हमने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, उन्होंने डेट दिया और जाने के बाद में तो हमने कहा इनकम टैक्स तो कभी भरा नहीं, हमने तो पेपर नहीं थे। और वहाँ एक अमेरिकन आदमी रहता है और एक इंडियन होता है इंटरप्रेटर करके। तो हमको जैसा नंबर आया तो बुलाया दोनों को, तो बोले आप
का इनकम कितना है? बोले इनकम इतना नहीं है, बस हमें ऑनरेरियम लेते हैं, जिसको इनकम नहीं कहते, 1,500-2,000 तब ले रहे थे उतना। तो बोले आपको अमेरिका जाने के लिए टिकट का पैसा कितना लगता है मालूम है क्या? मतलब हमको नहीं मालूम, वो जो बुलाया वो टिकट भेज रहे, वो ही व्यवस्था वो करेंगे। तो बोले सॉरी आपका इनकम बहुत कम है तो वी कैन नॉट गिव यू वीसा। तो रिजेक्टेड करके हमको वापस भेज दिया। तो वापस भेज दिया तो हमको कोई ज़्यादा दुख नहीं हुआ था कि अमेरिका जाने का मकसद तो नहीं था। तो वापस आके हम लोग गए, हमारे दोस्त बाहर खड़े थे, उनको पता चला कि अरे इसको वीसा रिजेक्ट किया। किस लिए रिजेक्ट किया? कि इनके पास इकोनॉमिक कंडीशन लो है। तो किसी दोस्तों को उन्होंने बताया, पत्रकार। तो दूसरे दिन मुंबई के काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने वो हाईलाइट किया। अच्छा, ये छाप दिया गया कि डॉक्टर प्रकाश आमटे का वीज़ा कैंसिल हो गया, वीसा रिजेक्ट किया क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। और प्रकाश आमटे कौन है? फिर वो बड़ा कहता है ना, चौकट में आ जाता है, इनको पद्मश्री मिली है, इनको ये है, वैसा वैसा। तो उनकी बड़प्पन है उनका। 24 घंटे में उन्होंने मुझे टेलीफोन किया कि हम लोग रेलवे से वापस आ रहे थे। तो वर्धा आने के बाद एक टेलीफोन आया मुझे कि बोले वही रिग्रेट एंड नाउ आपको वीसा देने के हम चाहते। हमने बोला अब तो हम बहुत दूर आ गए बम्बई से, एंड नाउ दैट यू ऑल्सो नो दैट हमारे पास आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं, बार बार बम्बई नहीं आ सकते। तो फिर क्या करें? बोले तो मेरा पासपोर्ट बम्बई में रखे, क्योंकि कनाडा का वीसा मिला था विदाउट इंटरव्यू। तो हमारे दोस्त के पास है, तो उसका नंबर दो बोले। उसका नंबर देने के बाद में उसको फ़ोन करके बाकायदा अपॉइंटमेंट दिया और 10 साल का वीसा इशू किया। अच्छा, वो भी मतलब उनका भी बड़ापन है कि विदाउट, अच्छा, फिर 10 साल का वीज़ा दिया विदाउट री एप्लीकेशन। रिजेक्ट करने के बाद री एप्लीकेशन करना पड़ता है। तो तुरंत दे दिया। अच्छा, मतलब कहीं कहीं ये चल जाती है सर कि ऐसे नाम के साथ जो बड़ा सा परिचय खुलता है विकिपीडिया पे, हाँ, तो उसका थोड़ा सा असर पद्मश्री। लेकिन आपने अभी चप्पल अभी भी आपने नहीं चेंज की है। हम पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग बड़ा एंजॉय करते कि हम लोग इतने साल। ये चप्पल चोरी हुई थी ना बाबा की, क्या नाम, वहाँ राष्ट्रपति भवन में? ये टायर से बनती हुई है। हाँ, जब बाबा ने जैसे कुष्ठ रोगी की सेवा शुरू की तो वो टायर की चप्पल पहनते थे, क्योंकि वो 8 आने की मिलती थी। हाँ, तब के ज़माने में तो बाबा वो पहनते थे। और कभी यहाँ एक अपॉइंटमेंट मिली थी राष्ट्रपति भवन में, तो बाबा, कब की बात होगी सर? ये 60 के पहले की बात है, मतलब राजेंद्र प्रसाद जी होंगे शायद तब। अच्छा। तो बाबा चप्पल उतार के गए अंदर और बच्चे से मुलाकात करके बाहर आए तो चप्पल गायब हो गई। तो राष्ट्रपति भवन? हाँ, राष्ट्रपति भवन में उनकी सिक्योरिटी वगैरह बहुत रहती है। तो बाबा ने फिर से अंदर जाके बोला कि बोले राष्ट्रपति भवन से यदि चप्पल चुराया जाता है तो देश कैसा सुरक्षित हो सकता है? तो सब जगह फिर लोग दौड़ने लगे। देखा तो एक ने बोला नहीं, मेरे को लगा कि ये भिखारी की चप्पल है, इसलिए वो डस्टबिन में डाल दी थी, वो उसने उठा के लाया वापस। तो ये चप्पल का किस्सा तब से बाबा बताते थे मजे में। हो ची मिन एक थे लीडर के कि वो टायर की चप्पल पहनते थे, दूसरे बाबा। हाँ, और उस एरिया में ये जो चप्पल आप देख रहे हैं, ये टायर चप्पल लोग बोल नहीं पाते हैं तो लोग टाइगर चप्पल बोल देते हैं। और ये खूब काश्तकार लोग अभी कम से कम 10-12 साल पहले तक के भी खूब पहनते थे इसमें, क्योंकि कांटा नहीं घुसता है इसके अंदर, टफ होता है, नीचे सोल उसका लगा हुआ है। अब कम हो गए लेकिन ना, ये नीचे इसका ये टायर है और ये ट्यूब से लगा है, तो ये नरम होता है काफी, सॉफ्ट पहनने में। और ये टायर का है, वो है टाइगर चप्पल के नाम से हमारे यहाँ पे चलती थी पहले। ये आनंद में बनती है। हाँ, अभी भी बना रहे हैं? अभी मतलब डिमांड कम हो गई, लेकिन किसी ने रिक्वेस्ट किया तो बना के देते हैं। तो आप जब अमिताभ बच्चन से मिले तभी भी आपने टाइगर चप्पल ही पहना था? ये दुनिया भर पूरी दुनिया घूमी है। अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ भी केबीसी आप लोग दोनों गए थे ना? हाँ, तो ये एक अच्छा अनुभव रहा। वो तो उन्होंने की रिसर्च टीम थी उनकी। हाँ। तो पहले उन्होंने टेलीफोन से बात किया, फिर वो डॉक्यूमेंट्री के लिए टीम भी भेजा था। और फिर जो केबीसी में जो क्वेश्चन पूछते, मतलब वो जो CSR के अंडर आता है वो जी, तो 5 मिनट पहले हमारी मुलाकात करवा दी। और जैसे फिर चला सेशन, तो बीच बीच में क्वेश्चंस, बीच बीच में हमारी लाइफ फिर। तो मंदाकिनी ने बहुत अच्छे तुरंत जवाब दिए, काफ़ी बड़ा खुश हो गया था मंदाकिनी के ऊपर ये अमिताभ। और आखिरी में जैसा था कि 25 लाख का क्वेश्चन हमने जीत लिया, तो उसके बाद में वो तो होटल बचता है। हाँ। तो
तो हमको मालूम था, पहले बोलते कि 1 करोड़ आप ज़्यादा से ज़्यादा रकम यहाँ से ले जाइए, लेकिन उनकी लिमिट हुई है। अच्छा। और बाद में उन्होंने ट्वीट किया घर जाके, वो ट्वीट फेमस हुआ था। हम लोगों ने किसी बताया नहीं कि केबीसी ने हमको बुलाया। पहले वो रिकॉर्डिंग होता है और 15 दिन दिखाते बाद में। 15 दिन के बाद में तो बोले आज मैं जिन शख्स की मुलाकात हुई हमारी और उनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने जो सुना, तो आज मैं दूसरा विचार ही नहीं कर सकता हूँ। ऐसा ट्वीट करके उसने दूसरे दिन के पेपर में आ गया कि केबीसी में कर्मवीर एपिसोड का पहला एपिसोड डॉक्टर प्रकाश और मंदा के नाम पे इस तारीख को आने वाला है। तो सब लोगों को पता चल गया, तो उन्होंने पब्लिसाइज किया अमिताभ जी ने। और एक बात बताना मैं भूल गया था आदिवासी के बारे में, वहाँ भी भूल गया था ये। तो मैंने बोला कि एक आखिरी में जहाँ हम जिनके साथ काम करते थे उनके बारे में बोलना ज़रूरी है कि आदिवासी इतने सालों से ये जंगल में रहते हुए उनके कुछ ये क्या बोलते हैं उसकी परंपराएं होती है। उसमें हमने देखा कि कारण कुछ भी हो उसमें बलात्कार नहीं होता। अच्छा। ये आज के ज़माने में बहुत बड़ी बात है कि हर रोज़ जो अपने न्यूज़ में आता है कि रेप किया, तो ऐसे दूसरे है कि ये गरीब है और भूखे है, लेकिन हमें भिखारी नहीं देखा। ये स्वाभिमान है, भीख नहीं मांगते लोग, और हमारे पास ज़्यादा सामान है इनसे, लेकिन कभी भी चोरी किया नहीं कि इसलिए हमने ताला नहीं लगाया घर को। और चौथी ये ऐसा है कि ये इनका समस्याएं जो होती है गांव में, वो गांव की समस्या है, गांव में उसका हल निकालना चाहिए ये कंसेंसस से। तो ये बहुत बड़ी अच्छी सिस्टम है इनमें, तो इनसे कुछ काफ़ी चीज़ें हम सीख सकते हैं, सिविलाइज लोग, सो कॉल्ड सिविलाइज लोग। इन्हीं चीज़ों से सर प्रभावित होकर नाना आए थे आपके पास कि एक फिल्म बनानी है आपके ऊपर? ना, तो ये फिल्म का तो ये मिस्ट्री है, मतलब पता नहीं, ये समृद्धि पोरे उसको लगा, शी इज़ ए प्रोड्यूसर। हाँ, और बाद में उसने नाना ने मेरा रोल के लिए नाना को दिया, और नाना बाबा को बहुत पहले से पहचानता था और पिताजी का दर्जा दिखा रखा था, तो हम उसके भाई बने। जैसे वो आनंदवन में आते आनंद में आता था, वो अभी आए थे आपके जस्ट पहले का जो एपिसोड हुआ उसमें नाना पाटेकर यहीं बैठे थे। का जैसे नाना का रोल लिया तो काफ़ी लोग नाराज हो गए, बोले नाना इतना एग्रेसिव है, बोले एंग्री यंग मैन, आपका रोल कैसा कर सकता है? तो मैंने बोला कि ही इज़ ए ग्रेट एक्टर, वो जो गुस्सा है वो भी उसका नाटक है ना, जैसे मतलब डिमांड के मुताबिक उसको वैसा करता था। तो एक्टर बहुत बड़ा अच्छा है, तो उसने काफ़ी अच्छा जस्टिस दिया, मेरा रोल किया तो काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि गिव जस्टिस टू योर रोल। तो ये तो उसकी बड़प्पन है नाना का, या बाकी चीज़ें नहीं बोलता मैं। कौन सी चीज़ें सर? मतलब वही जानने में बाबा वो उसने बोला खुद होके, यदि बाबा आपसे जब मुलाकात नहीं होती तो मैं गुंडा बनता। ये उसके जीवन पे वो असर हुआ, बाबा से मुलाकात करके वो एक अच्छा एक्टर बना। उसकी इच्छा थी कि बाबा के साथ काम करूं। बाबा बोले तेरा तो ये टेम्परामेंट नहीं है सेवा का, तू अपने फील्ड में काम कर अच्छी तरह से, और वहाँ जाके फिर सेवा के लिए मदद कर सकता है। तो वो काफ़ी नाम वाम तो भी शुरू किया उसने, काफ़ी लोगों को, संस्था को इंडिविजुअल डोनेशन भी देता है वो, बहुत है। तो वो बाबा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन हिज लाइफ। अच्छा, और वो संबंध मतलब अभी तक के तब पुराने संबंध थे, चला आ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा सर मुझे, और बड़ी शांति का अनुभव मैंने भी किया आप लोगों से बात करके, और बहुत अच्छे लगते हैं आप दोनों साथ में, और बहुत कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और एक देखिए, मतलब एक ये भी एक मैसेज है कि जंगल में ये 50 साल साथ में रहे हम, हाँ, कि जहाँ कुछ भी नहीं था। हाँ, तो आजकल जैसे जो नवविवाहित जो होते हैं 2 साल के बाद डिवोर्स के केसेस बहुत है, काफ़ी सारे वकीलों का धंधा हो गया। तो हेमल के साथ काफ़ी लोग आते हैं कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए। तो हमने बोला ये बड़ी अच्छी बात है कि आप शादी होने के बाद आए, एक फ़ोटो निकाल लीजिए, जब आपस में जब विवाद हो या झगड़ा हो गया तो ये फ़ोटो निकाल के देखिए कि यहाँ कुछ नहीं हो के भी ये लड़की वहाँ 50 साल ज़िंदगी जिसने अच्छी तरह से खुशी से ज़िंदगी जी, तो ये आपका भी शायद बच जाएगी घटस्फोट वगैरह। घटस्फोट डाइवोर्स को बोलते हैं मराठी में। नहीं, मुझे ये अभी चालू होने के पहले अक्षय ने बोला
कि नहीं, मैंने कहा अच्छा साथ में है मैडम भी है, मैंने कहा उसने मुझे आज ही पता चला कि आप लोग हर जगह साथ में जाते हैं। फिर मैंने कुछ 2-3 पुराने वीडियोस देखे जब आप लोग अंदर चाय वगैरह ले रहे थे, तब मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार ये बढ़िया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अपने दर्शकों को ये बता देना चाहते हैं कि ऐसा बहुत कम होता है कि सर और मैम इस तरह के सेटअप्स को एंजॉय करते हैं। उनका दिल हिमल का समय ही लगता है जंगल में, जो उनका आश्रम है, बिरादरी प्रकल्प जो चल रहा है, जहाँ पे स्कूल्स हैं, मेडिसिन्स की वहाँ पे व्यवस्था है, काम चलता है, लोगों के जीवन में एक्चुअल परिवर्तन आ रहा है। बावजूद उसके अपने उस प्रेम को दरकिनार रख के जब हम लोग कोशिश करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, तो समय निकाल करके आते हैं और अपने जीवन के बारे में, अपने काम के बारे में बताते हैं। और उसमें कोई मुझे अभी 1-1.5 घंटे से बात हो रही, कहीं मैंने प्राइड नहीं देखा, जबकि पूरी ज़िंदगी लगा चुके हैं। दुनिया का कोई अभी सम्मान है नहीं जो नहीं मिला है, या भारत सरकार का कोई सम्मान नहीं है जो नहीं मिला है, लेकिन फिर भी एकदम शांत स्वर में बात करते हैं। ऐसी मुलाकात होती रहे, ऐसी कामना हमारी है, और आप तक हम इन लोगों की बातें, इनके विचार लाते रहें, ऐसी कामना हमारी। आपने इस एपिसोड को देखा, उसके लिए दर्शकों का शुक्रिया, और विशेष आभार आप लोगों का। आप इतनी दूर आए ललन टॉप के स्टूडियो में और हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।